सॉल्वेंट वो नाइट्रोबेंजीन होता है। नाइट्रोबेंजीन का नेचर हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक नेचर में होने की वजह से इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी थोड़ी अच्छी होती है। नाइट्रोबेंजीन का जो यूज है आज के टाइम में ज्यादातर इसका यूज नाइट्रस कंपाउंड बनाने के अंदर किया जाता है। अब इसका यूज इंडस्ट्री के अंदर कम होता जा रहा है और आज की डेट में इसका यूज बहुत कम बचा रह गया है। नाइट्रोबेंजीन का ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो एनिलीन बनाने में किया जाता है और एनिलीन फर्दर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिजाइन करने में यूज होती है। नाइट्रोबेंजीन एक प्रीकर्सर है एनिलीन रिएक्शन के लिए। प्रीकर्सर का मतलब जो प्री मॉलिक्यूल होता है उसको हम प्रीकर्सर बोलते हैं। नाइट्रोबेंजीन की हेल्प से एनिलीन डिजाइन किया जाता है। एंड इसके अलावा इसके कुछ फार्मास्यूटिकल यूजेस भी हैं। हम इंडस्ट्री के अंदर इसको कहाँ पर यूज करते हैं? इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज जो है वो मास्किंग एजेंट्स के जैसा किया जाता है। शू और फ्लोर पॉलिश के अंदर कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जो इसकी वजह से आती है। इसके अलावा इसका थोड़ी बहुत लो कंसंट्रेशन के अंदर पहले यूजेस जो था वो इसके पेंट इंडस्ट्री के अंदर भी होता था मास्क करने के लिए। नाइट्रोबेंजीन हम क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि नाउअडेज रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नाइट्रोबेंजीन हाईली टॉक्सिक कैटेगरी में है, ये ह्यूमन कार्सिनोजेन होता है, इसलिए हम इसको अब यूज ज्यादा नहीं करते हैं। इसका अगर ये स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब बहुत जल्दी से हो जाता है, इसकी वजह से इरिटेशन, ईचिंग ये इश्यूज हो जाते हैं स्किन के ऊपर, और ज्यादा इनहेल कर लेते हैं हम तो हमको हेडेक या नोजिया जैसे भी इशू देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका एक्सेस इनहेलेशन हो जाता है, मतलब कोई इसको ज्यादा कंसंट्रेशन में सूंघ लेता है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो ये उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से डिजीनेस जैसा फीलिंग आने लगती है और कई बार ये आपकी विजन को भी खराब करता है। तो इन सब वजहों से अब पेंट इंडस्ट्री के अंदर नाइट्रोबेंजीन का यूज कम से कम होता जा रहा है और हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन कार्सिनोजेन कैटेगरी के अंदर पाया जाने लगा है। इसका क्लासिफिकेशन हो चुका है। नाउ जो इसके अलावा नाइट्रोबेंजीन के अलावा बाकी जो चार जो हमने कॉमन पाए जाने वाले सॉल्वेंट्स देखे थे, उनको या तो नाइट्रोपैराफिन बोला जाता है या नाइट्रो एल्केन ऑल टुगेदर बोला जाता है। सो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन जो है वो बहुत एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। इसका यूज पेंट इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल नहीं किया जाता है, ये एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। ये इवन नाइट्रोसेल्युलोज से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव है, सो इसको पेंट के अंदर यूज नहीं करते हैं। नाइट्रोएथेन का सबसे ज्यादा यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है क्योंकि ये कई बार रिएक्शन मीडिएटर के जैसा काम करता है या रिएक्शन इनिशिएटर के जैसा काम करता है। इसकी हेल्प से हम बहुत सारे ड्रग्स को डिजाइन करते हैं, तो इसका भी यूज पेंट इंडस्ट्री के अंदर कम से कम होता है। नाउ 1 नाइट्रोप्रोपेन एंड 2 नाइट्रोप्रोपेन्स, ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल पेंट इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है। ये एसिमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कई बार कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। 1 नाइट्रोप्रोपेन जो है उसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग मॉडिफाई करके हम 2 नाइट्रोप्रोपेन बनाते हैं। 1 नाइट्रोप्रोपेन जो है वेपर फेज नाइट्रेशन जब हम प्रोपेन का करते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान हमें बाई प्रोडक्ट के जैसा मिलता है। वेपर फेज नाइट्रेशन हम प्रोपेन का करते हैं तो जो मेन प्रोडक्ट हमको मिलता है वो 2 नाइट्रोप्रोपेन होता है। 2 नाइट्रोप्रोपेन का को यूज करने के लिए आपको ड्रग लाइसेंस की जरूरत होती है। 1 नाइट्रोप्रोपेन के केस में आपको ड्रग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। सो जो कॉमनली अवेलेबल सॉल्वेंट होते हैं नाइट्रो सॉल्वेंट, उनके अंदर 1 नाइट्रोप्रोपेन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। कुछ एक परसेंटेज के अंदर उसके अंदर 2 नाइट्रोप्रोपेन भी होता है। कई बार हम इसके अंदर कुछ ट्रेसेस नाइट्रो इथेन के भी पाए जाते हैं। सो जो कॉमन अवेलेबल नाइट्रो सॉल्वेंट होते हैं उन दो सॉल्वेंट्स के जो नाम है, एक को हम बोलते हैं निपार S10 और दूसरे का नाम है फ्लेक्सी10 CA6000। निपार S10 एक इकोनॉमिकल ग्रेड है और फ्लेक्सी10 CA6000 क्योंकि इसको इंपोर्ट करने के लिए या यूज करने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है जो फार्मास्यूटिकल या ड्रग कंपनीज को मिलता है। इसकी वजह से इसका जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका जो प्यूरिफिकेशन है उसके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स के नॉर्म्स है जिसकी वजह से इनका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट निपार S10, निपार S10 एक 1 नाइट्रोप्रोपेन का एक कॉमर्शियल नेम है
कॉमर्शियल ग्रेड का नाम है। इसके अंदर 1 नाइट्रोप्रोपेन जो है वो 98.5% रहता है। बाकी जो है वो 2 नाइट्रोप्रोपेन भी हो सकता है, नाइट्रो इथेन भी हो सकता है उसके अंदर। इसको जो हम बनाते हैं वो हम नाइट्रिक एसिड और प्रोपेन की रिएक्शन के साथ में इस प्रोडक्ट को डिजाइन बनाया जाता है। इसके जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कुछ डिफरेंट नाइट्रोपैराफिन्स भी हो सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए। ये एक मीडियम फास्ट इवापोरेटिंग सॉल्वेंट है। इसका इवापोरेशन रेट ब्यूटाइल एसीटेट के कंपैरिजन में 90 के आसपास होता है। इवापोरेशन रेट का जो इंडेक्स है, अगर हम उसमें ब्यूटाइल एसीटेट को 100 अगर मानते हैं तो इसका जो इवापोरेशन रेट है वो 90 के आसपास है। तो से ये मॉडरेटली मीडियम फास्ट इवापोरेटिंग सॉल्वेंट होता है। इसके इवापोरेशन पर आपको कूलिंग सेंसेशन नहीं मिलता है। जैसे कि फास्ट इवापोरेटिंग सॉल्वेंट्स जो होते हैं हमारे, जब उनको हम जब वो इवापोरेट होते हैं, हमारी सरफेस को छोड़ करके जाते हैं, जैसे आपका एसीटोन हो गया, मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, तो वो आपकी वो जब इवापोरेट होते हैं तो बहुत फास्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी के जो सरफेस है उसके अंदर। इसकी वजह से हमको थोड़ा कूलिंग सेंसेशन मिलता है। लेकिन जब ये इवापोरेट होता है तो कूलिंग सेंसेशन नहीं होता है। या ये जो स्लो इवापोरेटिंग सॉल्वेंट है लाइक एमटीओ, जाइलिन या इस तरीके के, जब वो इवापोरेट होते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर थोड़ा सा ऑयली टच छोड़ करके जाते हैं। ये वैसा भी नहीं होता है, इसमें स्किन आपकी ड्राई रहती है। इसका फ्लैश पॉइंट कुछ सॉल्वेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में रिलेटिवली हायर होता है, जिसकी वजह से हम इसको कुछ प्रोपोर्शन में उन सॉल्वेंट के साथ में जब ब्लेंड करते हैं तो हमारे फ्लैश पॉइंट एडजस्ट हो जाता है। इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर आप देखें तो नाइट्रोप्रोपेन का जो कंटेंट है वो 98.5% है। इवापोरेशन रेट जो है वो 88 है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है और सॉल्युबिलिटी जो है इसकी वाटर में 1.5 है। और ये 36% वाटर कंटेंट के साथ में जो अवेलेबल है उसके साथ में ये एजियोट्रॉप बना लेता है। एजियोट्रॉप बनाने की वजह से वाटर का इवापोरेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, अभी वो जल्दी इवापोरेट हो सकता है। इसका सरफेस टेंशन रिलेटिवली काफी अच्छा है, काफी लो है, 28.5 है। ये हाई पोलैरिटी के अंदर आता है। इसका डाइपोल मोमेंट 3.6 है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। सॉल्युबिलिटी पैरामीटर के अंदर जो डिस्पर्शन का जो पैरामीटर जिसे हम डेल्टा डी बोलते हैं 16.6 है। डेल्टा पी जो पोलैरिटी का है वो 12.3 है। और डेल्टा एच जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का है वो 5.5 है। ये काफी अच्छा सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है। अगर हम इसका कुछ कंपैरिजन करें अदर सॉल्वेंट के साथ में, जैसे ब्यूटाइल एसीटेट, मिथाइल इथाइल कीटोन, एमीके, टोलुवीन, जाइलिन या ब्यूटाइल सेलोसॉल के साथ में, तो आप देखेंगे कि इसका जो फ्लैश पॉइंट है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, वेयर एज ब्यूटाइल एसीटेट का 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एमीके का -9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, टोलुवीन का 4.4 होता है, जाइलिन का 25 है, ब्यूटाइल सेलोसॉल का 67 है। ना इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर हो सकती हैं, किस किस इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन पाया जाता है, और साथ ही साथ में ये किस किस रेजिन सिस्टम के अंदर कॉम्पेटेबल होता है। तो हम इसे प्रिंटिंग इंक इंडस्ट्री के अंदर यूज कर सकते हैं, हम इसे सॉल्वेंट बेस्ड किसी भी पेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, कई बार हमने इसको सॉल्वेंट फ्री पेंट के अंदर भी यूज करके देखा है। सॉल्वेंट फ्री पेंट का मतलब वहां पर थोड़ी क्वांटिटी में विस्कोसिटी, बहुत ज्यादा विस्कोसिटी तो उसको थोड़ा सा कट करने के लिए यूज किया गया है। सेल्यूलोज लैकर्स जो है हमारे एनसी बेस्ड जो सिस्टम है उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट एडहेसिव जो है उसके अंदर यूज किया जा सकता है, थिनर के अंदर यूज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक गन से स्प्रेइंग होती है उसके थिनर्स में यूज किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे चार्ज एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो ये पोलैरिटी जो इसका स्ट्रक्चर है वो इसको अवेलेबल कराता है। जो अगर किसी भी कोटिंग के अंदर रेजिडुअल जो सॉल्वेंट है उसको रिमूवल, रेजिडुअल सॉल्वेंट कंटेंट कम करने में इसका यूज किया जाता है। टॉक्सिक फ्री सॉल्वेंट ब्लेंड बनाने में इसको यूज करते हैं, और ये फ्यूल एडिटिव के जैसा भी यूज किया जाता है। अगर हम रेजिन सिस्टम्स की बात करें, ये कहाँ पे कॉम्पेटेबल या इसके यूजेस कहाँ पे किए जा सकते हैं, तो ये एल्किड रेजिन्स में, एल्किड यूएफ एमएफ सिस्टम के अंदर, नाइट्रोसेल्युलोज सिस्टम्स के अंदर, क्लोरोप्रीन के अंदर, इपॉक्सी 2K सिस्टम के अंदर, पॉलीएक्रिलेट के अंदर, टीपीए टीएसए के अंदर, पॉलीयूरेथेन 2K सिस्टम के अंदर, पॉलीएमाइड रेजिन कोटिंग के लिए, पॉलिएस्टर के लिए, पॉलीविलाइन क्लोराइड के लिए, स्टायरीन ब्यूटाडाइन के लिए,
थर्मोप्लास्टिक यूरेथेन्स जो होते हैं, टीपीयू जिन्हें बोलते हैं, उसके लिए, देन विनाइल एसीटेट के लिए, इथिलीन विनाइल एसीटेट जिसे ईवा बोलते हैं, उसके लिए, इन सारे सिस्टम्स में ये कॉम्पिटेबल है। किसी भी तरीके की ये जेलिंग या हेजिंग ये नहीं देता है। सो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इसके कुछ एडवांटेजेस जो है वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पिगमेंट ग्राइंडिंग टाइम को रिड्यूस करता है। कैसे करता है हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ये सॉलिबिलिटी ऑफ रेजिन को इम्प्रूव करता है, पिगमेंट वेटिंग को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी आती हैं, प्रिंटिंग डेफिनेशन बहुत अच्छा आता है, एंड जो मॉइस्चर की वजह से जो मॉइस्चर जो पिगमेंट की सरफेस के ऊपर अवेलेबल होता है, उसके साथ में ये एजियोट्रॉप फॉर्म कर लेता है, तो वो मॉइस्चर अब आपके पिगमेंट की सरफेस से हट जाता है, तो वेटिंग अच्छी हो जाती है। ये आपका कलर पिगमेंट डिस्पर्शन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से कलर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। ये टॉक्सिक सॉल्वेंट का जो रेजिडुअल आपके सिस्टम में बचता है, या जो सॉल्वेंट रेजिडुअल सिस्टम में बचा हुआ है, उसको कम करता है, रिमूव करता है। जो सबस्ट्रेट है उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, या जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एजियोट्रॉप फॉर्म कर लेता है। उसकी वजह से भी जब मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, तो जो एडहेशन टुवर्ड्स सबस्ट्रेट है वो पहले से इंप्रूव हो जाता है। ये इपॉक्सी पॉट लाइफ को एक्सटेंड करता है। जो वुड कोटिंग के अंदर जो एल्डिहाइड स्कैवेंजिंग होती है, एल्डिहाइड जो निकलते हैं, या जो वुड के अंदर से जो हमारा लिग्निन निकल रहा होता है, उसकी स्कैवेंजिंग में काम में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेटेलिक पेंट की जो गैसिंग होती है, उस गैसिंग को सप्रेस करने में काम में आता है। सो इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी कैसे होती है? इसकी सॉल्युबिलिटी बेटर कैसे होती है उसको हम देखते हैं। सॉल्युबिलिटी बेटर करने के लिए हम सॉल्युबिलिटी के पैरामीटर को चेक करने के लिए हमारे पास में एक हैंसेन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होता है। हम उस सॉल्युबिलिटी के पैरामीटर के ऊपर किसी भी सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं। इसके अंदर डिस्पर्शन फोर्स, पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीनों का मेजरमेंट किया जाता है। मनीष जी, इसमें एक ये डायग्राम नहीं आ रहा है, मैं इसको अपनी स्क्रीन पर शो करता हूं। आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे अभी। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे कुछ सॉल्वेंट के एग्जांपल लेकर के आपको पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डिस्पर्शन फोर्स का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, जो आपका जो सॉल्वेंट है उसके अंदर कुछ ग्रुप्स अटैच होते हैं, जिनकी वजह से उसकी पोलैरिटी, डिस्पर्शन फोर्स या हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझते हैं। जो अल्कोहल्स होते हैं या जो आपके कीटोन्स होते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बनती है। तो उसका जो रीजन होता है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो ग्रुप अवेलेबल होता है या जो OH ग्रुप अवेलेबल होता है, उसकी वजह से उनकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। वेयर एज जो हमारे जैसे टॉल्वीन, जाइलीन, इस तरीके के जो हमारे जो सॉल्वेंट होते हैं, जिनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती है, या उनका जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से उनके अंदर उनका डिस्पर्शन फोर्स काफी अच्छा होता है। वो डिस्पर्शन बहुत अच्छा करते हैं। और ये डिस्पर्शन वो क्यों अच्छा करते हैं? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल है, उनके इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल के अंदर जो कोरिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो इजिली हो सकता है। इसकी वजह से उनका डिस्पर्शन फोर्स बहुत अच्छा होता है। वेयर एज हमारे पास जब हम निपार की बात करते, या जो नाइट्रो पैराफिन या नाइट्रो सॉल्वेंट हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, उसके अंदर नाइट्रो ग्रुप होता है, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कर सकने की वजह से इसके अंदर पोलैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है। आप कभी भी अगर आप जब हम इस तरीके के सॉल्वेंट के ऊपर आते हैं,
तो हम ये देखते हैं कि इस तरीके के सॉल्वेंट्स की वजह से आप क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं अपने ब्लेंड के अंदर। इस सॉल्वेंट की वजह से आप कोई इसकी पोलैरिटी क्योंकि हाई होती है, तो आप किसी भी नॉन पोलर सिस्टम के अगर अंदर इसको मिक्स करेंगे तो ये उस सिस्टम की पोलैरिटी को ऑल्टर करेगा या चेंज करेगा। अभी जो आपका नॉन पोलर सिस्टम है वो या तो लो पोलर सिस्टम हो जाएगा या वो थोड़ा सा मीडियम पोलर सिस्टम हो जाएगा, जिसकी वजह से केवल डिस्पर्शन पैरामीटर ही नहीं, उसके स्टेबिलिटी पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पिगमेंट डिस्पर्शन के स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। सो इसको यूज करने की वजह से आप क्या क्या अपने सिस्टम में चेंजेस ला सकते हैं। एक तो आप अपने पूरे सिस्टम की सॉल्युबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। सॉल्युबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। सेकंड, आप इस प्रोडक्ट को जब आप अपने सिस्टम में ब्लेंड करेंगे तो इसकी वजह से आप कुछ इस तरीके के सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिनकी विस्कोसिटी तो लो हो पर सॉलिड्स हाई हो। नेक्स्ट, जैसे टॉल्यूइन, ज़ाइलीन या कई इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं, इनको धीरे धीरे टॉक्सिक सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो उस टॉक्सिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में डालने की वजह से अगर आप इसको थोड़ा सा पोलर सिस्टम की ओर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा इस तरीके के सॉल्वेंट को अपने सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, तो आप रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपना प्रोडक्ट इको फ्रेंडली बना सकते हैं या इस तरीके के सॉल्वेंट्स का थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और इस पूरे सिस्टम को आप स्टेबिलिटी के लिए डिजाइन कर सकते हैं। अब हमारा पेंट जो है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं। इस ग्राफ के अंदर एक तरफ पोलैरिटी है और दूसरी तरफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आप पूरे सिस्टम के अंदर देख सकते हैं जैसा कि अल्कोहल जो है वो हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। टॉल्यूइन जो है उसका डिस्पर्शन, टॉल्यूइन ज़ाइलीन टाइप के जो सॉल्वेंट है इनका डिस्पर्शन फोर्स बहुत अच्छा होता है। वेयर एज जो नाइट्रोपैराफिन जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी पोलैरिटी बहुत अच्छी होती है। इस ट्रायंगल के बीच में जो प्रोडक्ट आते हैं वो आपके कीटोन्स या एसीटेट्स होते हैं। सो अगर आप ये जो पोलैरिटी की रेंज जो कीटोन्स या एसीटेट्स की है, जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स या जो हेंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर जो कीटोन्स या एसीटेट्स का है, अगर आप अपने फॉर्मुलेशन में उस तरीके का कोई पैरामीटर डिजाइन कर लेते हैं विद द ब्लेंडिंग ऑफ सॉल्वेंट, तो आप इस प्रॉब्लम से बहुत हद तक मतलब आप अपने पूरे सिस्टम को बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। तो डिस्पर्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में पोलैरिटी एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप अपने डिस्पर्शन सिस्टम की पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ बढ़ता है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सिस्टम की अगर आप पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो वो डिस्पर्शन उसका इंप्रूव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी तो सिस्टम बहुत ज्यादा विस्कस हो जाएगा जिसे फ्लफिंग बोला जाता है। और वहीं पर अगर डिस्पर्शन बहुत ज्यादा होगा तो आपका पेंट बहुत ज्यादा पतला, मतलब डिस्पर्शन बहुत पतला, बहुत ज्यादा डिस्पर्शन हो जाएगा तो जो सेटलमेंट होता है, पिगमेंट का जो सेटलिंग का जो इशू होता है वो आ जाता है। इसलिए हम पूरे सिस्टम के अंदर अपनी जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है सॉल्वेंट का, जब हम ब्लेंड बनाते हैं तो उसमें इन तीनों चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए कि आपके सिस्टम के अंदर इस तरीके के भी सॉल्वेंट हो जिनका डिस्पर्शन पैरामीटर अच्छा हो, ऐसे भी सॉल्वेंट हो जिनकी पोलैरिटी अच्छी हो, और ऐसे भी सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी हो। जहां पर आप अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हैं वहां पर कम से कम आप अपने सिस्टम की पोलैरिटी को थोड़ा ऑल्टर करिए जिससे कि उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। सो नाउ जो हम एजियोट्रॉफ फॉर्मेशन या जो सॉल्युबिलिटी शिफ्ट की बात करें, यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम की वजह से डायग्राम से हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो जो एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं, जो हमको यूनिफॉर्म सॉल्वेंट ड्राइंग के अंदर, जिसकी हम बात करते हैं कि हमारा सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली ड्राई होगा या हमारा जो स्लो ऑपरेटिंग सॉल्वेंट है वो भी एक यूनिफॉर्म रेट में ड्राई हो जाएगा। सो जो नाइट्रोपैराफिन्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। जैसा कि पीछे आपने स्पेसिफिकेशन में भी देखा था कि उसके अंदर पर्टिकुलरली जैसे जो वाटर है, वाटर के साथ भी एजियोट्रॉप फॉर्म करने का
की क्वालिटी होती है। सो इसी तरीके से जो दूसरे सॉल्वेंट्स होते हैं उनके साथ भी वो एजियोट्रॉप फॉर्म करता है। एजियोट्रॉप एक्चुअली क्या होता है? एजियोट्रॉप जो है वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर को बोला जाता है। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का मतलब क्या है? ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सॉल्वेंट मिक्स किए गए हैं और जिसके की इवोपरेशन प्रोपोर्शन को हम सिंपली डिस्टिलेशन से चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब वो इवोपरेट होंगे तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही इवोपरेट होंगे। उसमें स्लो इवोपरेटिंग सॉल्वेंट भी साथ में निकलेगा और फास्ट इवोपरेटिंग सॉल्वेंट भी साथ में निकलेगा। सो इस डायग्राम के अंदर आप जैसे जो फिल्म है, फिल्म के अंदर फास्ट इवोपरेटिंग एंड स्लो इवोपरेटिंग दोनों तरीके के सॉल्वेंट हैं। जब भी फास्ट इवोपरेटिंग सॉल्वेंट निकल जाता है तो फिल्म ऊपर से बंद हो जाती है। अभी फिल्म में कोई भी जगह नहीं बचती है, जिसे हम सरफेस ड्राई बोलते हैं। सरफेस ड्राई हो गया, फिल्म ओपन टाइम खत्म हो गया। वेयर एज जब आप नाइट्रोपैराफिन्स यूज करते हैं तो वो स्लो फास्ट ड्राइंग सॉल्वेंट्स दोनों के साथ में एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं और वो जो बहुत ज्यादा फास्ट इवोपरेटिंग सॉल्वेंट है उसकी ड्राइंग थोड़ा सा स्लो करते हैं। इसकी वजह से फिल्म ओपन टाइम बढ़ जाता है। साथ ही साथ वो स्लो इवोपरेटिंग सॉल्वेंट के कुछ कंटेंट को अपने साथ में लेके निकलते हैं। सो जो रेजिडुअल सॉल्वेंट कंटेंट है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से ये ब्लेंडिंग से हमको हेल्प क्या मिलता है? इस ब्लेंडिंग से जो हमें जो हेल्प मिलती है, हमें जो ड्राइंग है, जो फास्ट ड्राइंग है वो ट्रू मिलती है। अब हमारी पूरी फिल्म का कुछ पोर्शन जो है वो ट्रू ड्राई हो रहा होता है। जब ये फिल्म ओपन टाइम बढ़ जाता है तो हमारी फ्लो एंड लेवलिंग होने के लिए फिल्म को बहुत अच्छा टाइम मिलता है और वो टाइम में वो फ्लो और लेवल हो जाती है। जब ये फ्लो और लेवलिंग और फिल्म ओपन टाइम बढ़ जाता है तो माइक्रोफोन्स जो आते हैं वो सरफेस के ऊपर आ करके बस्ट हो सकते हैं, वो खत्म हो सकते हैं। इस वजह से जब भी हम नाइट्रोपैराफिन सॉल्वेंट्स को अपने सिस्टम के अंदर ब्लेंड करते हैं तो हमें तीन चीजें मिलती हैं। एक तो हमें पूरा ओवरऑल सॉल्वेंट की ड्राइंग यूनिफॉर्म करने का मौका मिलता है। दूसरा, फिल्म की फ्लो एंड लेवलिंग हमारी अच्छी हो जाती है। तीसरा, माइक्रोफोम से भी हम काफी हद तक बच सकते हैं। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट किसी भी तरीके के डिफोमर या एयर रिलीज एडिटिव को रिप्लेस नहीं करता है, ये बस उसके एक्शन में थोड़ी सी हेल्प करता है। सॉल्वेंट ड्राइंग रेसिडुअल, सॉल्वेंट ड्राइंग रेसिडुअल के ऊपर कुछ डेटा है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि हमने इसको व्हाइट स्पिरिट के साथ में मिक्स किया, MIBK के साथ में मिक्स किया और हेक्सेन के साथ में मिक्स किया। तो यहाँ पर हम 5 घंटों के बाद जो हमारी एनालिसिस थी उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा, इसमें इनिशियल वेट, जैसे व्हाइट स्पिरिट के केस में हमने इनिशियल वेट लिया और 5 आवर्स के बाद हमने उसका वेट कैलकुलेट किया कि कितना वेट है और टोटल लॉस निकाला। व्हाइट स्पिरिट और नाइट्रोपैराफिन का 90-10 का कॉम्बिनेशन लिया, 10% उसके अंदर ब्लेंड किया है, उसमें कितना टोटल लॉस निकला और ये लॉस के फिगर्स आपके सामने हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपके फिल्म की ड्राइंग को कितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है और जो रेजिडुअल कंटेंट है वो कम से कम रह जा रहा है फिल्म के अंदर। अभी जैसे इसमें व्हाइट स्पिरिट के केस में 20% के आसपास में जो है वो रेजिडुअल कंटेंट कम है एज कंपेयर टू ओनली व्हाइट स्पिरिट। नाउ कमिंग टू एल्डिहाइड स्कैवेंजिंग, एल्डिहाइड स्कैवेंजिंग के केस में जो नाइट्रो सॉल्वेंट है वो एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करके दो मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड के वो नाइट्रो ग्रुप के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। उसके रिएक्ट करने की वजह जो है वो नाइट्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया जा सकता है बाई देयर नाइबरिंग ऑक्सीजन एटम। जो ऑक्सीजन एटम उसके अंदर जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। नाउ अभी जो फ्री एल्डिहाइड है सिस्टम के अंदर वो खत्म हो जाता है। अगर आपका एक्वस सिस्टम है तो इसके यूज करने से आप अगर उसका जो पीएच है वो एल्कलाइन की तरफ ले जाते हैं या एल्कलाइन की तरफ करेंगे तो जो एल्डिहाइड स्कैवेंजिंग का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा एक्सिलरेट हो जाता है। रिएक्शन जो है वो पीएच एल्कलाइन पीएच में जाके एक्सिलरेट हो जाती है। सो एल्डिहाइड स्कैवेंजिंग के केस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली जैसे हम बात करते हैं यूएफएमएफ सिस्टम की, तो उसके अंदर जो फ्री फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड जो ग्रुप है इस ग्रुप के साथ में अगर वो फ्री फॉर्म में आपके सिस्टम में अवेलेबल है तो वो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। अभी जो एल्डिहाइड है वो एटमॉस्फेयर में नहीं निकल सकता, वो सिस्टम के अंदर इनबिल्ट हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल सकता है। द नेक्स्ट वन इज गैसियस सप्रेशन इन मेटेलिक पेंट। मेटेलिक पेंट्स के अंदर चाहे वो सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम हो
या वाटर बेस्ड सिस्टम हो, उसके अंदर गैस जनरेशन का इश्यू होता है। और हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि इस गैसियस जनरेशन को सप्रेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये गैसियस जो जनरेशन होता है, ये मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन की वजह से होता है। मेटल और वाटर की जब आपस में रिएक्शन होती है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बनती है और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। जो ये हाइड्रोजन गैस होती है, ये एक्सप्लोसिव के जैसा काम करती है। कई बार पूरा डब्बा पॉपअप हो जाता है, बस्टिंग हो जाती है। ये हाइड्रोजन जो गैस का जो फॉर्मेशन है, उसको रोकने में, चाहे वाटर बेस्ड सिस्टम हो या सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम हो, उसको रोकने में जो नाइट्रोपैराफिन्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि ये जो मॉइस्चर अवेलेबल होता है डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर, उसके साथ में एजियोट्रॉफ फॉर्म कर लेता है या उसके साथ में रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से अभी जो वाटर मॉलिक्यूल H2O जो है वो अब H2O ना रह के H+ और OH- की के जैसा हो जाता है। नाइट्रोजन जो है वो अपने दोनों ग्रुप्स के साथ में इसको ब्रेक कर देती है, पोलैरिटी की वजह से लोन पेयर दे करके उसको स्टेबल कर देती है सिस्टम के अंदर। अभी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फर्दर मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाता है। हमने इसका टेस्ट वाटर बेस्ड सिस्टम के अंदर भी किया और सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम के अंदर भी किया। वाटर बेस्ड सिस्टम में हमने इसको एज अ एडिटिव 0.1% डोजेस के अंदर ही डाला, क्योंकि वाटर बेस्ड सिस्टम जो है वो इस तरीके के सॉल्वेंट को बहुत ज्यादा अपने सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है। वहां इसकी मिसिबिलिटी अच्छी नहीं आती है, सॉल्युबिलिटी आ जाती है पर मिसिबिलिटी नहीं अच्छी आती है। मिसिबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का भी मैं डिफरेंस एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मिसिबिलिटी उस पैरामीटर को बोलते हैं जिसमें कोई भी सॉल्वेंट किसी दूसरे सॉल्वेंट में किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स किया जा सके, उसको हम मिसिबिलिटी बोलते हैं। यानी वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स किए जा सकते हैं, सॉल्युबल है, अभी उनको आप सिर्फ डिस्टिलेशन के मेथड से ही अलग कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्वेंट की कोई पर्टिकुलर सर्टेन क्वांटिटी दूसरे सिस्टम के अंदर डिसॉल्व जो हो सकती है उसको बोला जाता है। तो सॉल्युबिलिटी और मिसिबिलिटी के अंदर ये दो चीजें ध्यान में रखने वाली हैं, क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो पूरी तरह से सॉल्युबल है, ऐसा नहीं होता है। हर सॉल्वेंट की जो अपना एक सॉल्युबिलिटी पैरामीटर और एक मिसिबिलिटी पैरामीटर होता है। तो हमने इसका टेस्ट वाटर बेस्ड सिस्टम के अंदर किया। हमने एक वाटर लविंग सॉल्वेंट लिया, उसके साथ में 65% जो फॉर्मुलेशन जो डिजाइन किया गया था उसके अंदर 65 ग्राम DI वाटर था, उसके अंदर एल्युमिनियम पेस्ट ऐड किया गया। वेट बाई परसेंटेज के अंदर 86% वाटर था, 11% के आसपास सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट जो था 2-ब्यूटॉक्सी इथेनॉल यूज किया गया और इसके अंदर 2% एल्युमिनियम पेस्ट डाला गया। इसके बाद हमने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस का जनरेशन जो था 700 मिनट तक की स्टडी है ये, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसको रखा ओवन के अंदर, और हमने पाया जो हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल के अंदर ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज्यादा था, वेयर एज जो निपार था 0.1% के साथ में, या ये आप नाइट्रोपैराफिन समझिए, नाइट्रोपैराफिन जो था वो 0.1% के साथ में उसका कंपेयर उसके अंदर हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मेशन था वो बहुत कम था। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं आप नाइट्रोपैराफिन को अगर अपने सिस्टम के अंदर यूज करते हैं तो। नाउ जो जैसा मैंने पीछे बात करी थी कि इपॉक्सी की पॉट लाइफ को एक्सटेंड करता है, डेफिनेटली ये इपॉक्सी पॉट लाइफ को एक्सटेंड करता है ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। इसके कुछ रिएक्शन के रिजल्ट्स भी हैं यहाँ पर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पीएचआर में हमने नाइट्रोपैराफिन को ऐड किया। ग्लॉस की वैल्यू भी चेक की गई, ग्लॉस की वैल्यू में भी कोई डिफरेंस नहीं आया। ये 100% इपॉक्सी के साथ में ये सिस्टम लिया गया था। इसके बाद हमने जब स्टडी करी तो इसके अंदर हमने ये पाया 10 to 20% पॉट लाइफ को एक्सटेंड करता है। इसको यूज करने से क्रॉस लिंकिंग अच्छी जनरेट होती है, ये ग्लॉस को अच्छा इंप्रूव करता है, साथ ही साथ में एमिके डबल रब रेजिस्टेंस के अंदर भी ये हेल्प करता है, जो फाइनल जो फिल्म क्योरिंग के बाद आपको मिलती है उसके अंदर रेजिडुअल सॉल्वेंट कंटेंट को भी कम करता है। इन सारी चीजों के होने के साथ में फायर हैजार्ड एक, क्योंकि उसका फ्लैश पॉइंट हाई है बाकी उसके कंपैरिजन में जो कॉमन यूज सॉल्वेंट्स होते हैं, तो फायर हैजार्ड्स को भी ये रिड्यूस करता है। सो जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इपॉक्सी सिस्टम के अंदर, जो हम अक्सरतया देखते हैं कि हमारी पॉट लाइफ छोटी होती है, स्पेशली 100% सिस्टम के अंदर। तो वहां पर जब आप 100% इपॉक्सी रेजिन से या 75% इपॉक्सी रेजिन से अगर आप कोई अपना पेंट डिजाइन करते हैं तो उसकी पॉट लाइफ अगर एक्सटेंड करनी है तो ये 10 to
20% पॉट लाइफ को एक्सटेंड कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रोपोर्शन इन दैट फॉर्मुलेशन। सो अभी तक जो हमने बात करी वो सारी एडवांटेजेस की बात करी हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज है क्योंकि ये नाइट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड सॉल्वेंट है, इसलिए आप रेजिन, इपॉक्सी रेजिन को, स्पेशली इपॉक्सी रेजिन को डाइल्यूट करने में इसका यूज नहीं कर सकते। आप इसके पार्ट बी यानी पॉलीएमाइड, साइक्लोएलिफेटिक अमाइन, फिनाइलएल्कामाइन, किसी भी तरीके के जो दूसरे जो एमाइन प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइल्यूट करने में आप इसका यूज करें, उसके थ्रू सिस्टम में इसको इनबिल्ड करने की कोशिश करें कि अगर आपको सॉल्वेंट आप अपने पार्ट बी में कट डाउन करें और नाइट्रोपैराफिन जैसे सॉल्वेंट को आप इसके अंदर एड ऑन करें, तो जब आप इसको एड ऑन करेंगे तो आपका इपॉक्सी जो ओवरऑल जो सिस्टम होगा उसके अंदर ये सॉल्वेंट आ जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने पूरे सिस्टम को डिजाइन करके उसकी पॉट लाइफ को, ग्लॉस को, क्रॉस लिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। पर इपॉक्सी रेजिन के अंदर कभी भी इसको ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो इपॉक्सी के जो इपॉक्साइड ग्रुप होता है उसके साथ में रिएक्शन करने लगता है। अगर कहीं से भी ये मॉइस्चर पाएगा तो ये इटसेल्फ जो है वो कई बार NH ग्रुप फॉर्म कर लेता है जो इपॉक्सी के संग रिएक्ट करता है। अगर B2B बिजनेस है कि अगर आपने आज बनाया और कल कहीं पे अप्लाई हो जाना है, अगर वो पेंट वहां पर स्टोरेज स्टेबिलिटी के अंदर नहीं रखा रहना है तो फिर आप इसको वहां पे भी डाल सकते हैं, बट बहुत प्रिकॉशंस के साथ में डालिएगा। तो मेरा जनरल डिसएडवांटेज यही है कि इपॉक्सी रेजिन डाइल्यूट करने के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड, आप आइसोसाइनेट रेजिन्स के साथ भी इसको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है आइसोसाइनेट जो हार्डनर्स हैं उसके साथ में आप इसको यूज नहीं करें, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप और आइसोसाइनेट ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप पोलर होने की वजह से प्रोन टू रिएक्शन होता है। अगर वो NH फॉर्म करेगा तो आइसोसाइनेट के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका आइसोसाइनेट पार्ट है वो खराब हो सकता है। सो पॉलीयूरेथेन सिस्टम के अंदर या कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें आप आइसोसाइनेट यूज करने जा रहे हो, हमेशा पार्ट ए के अंदर ब्लेंड करिए, पार्ट बी के अंदर मत ब्लेंड करिए। तीसरा जो पॉइंट है, इसके अंदर नाइट्रो कंटेंट होता है, थोड़ी क्वांटिटी में फ्री नाइट्रो कंटेंट भी बचा रह जाता है। जो ट्रेसेस होते हैं वो ट्रेसेस हालांकि 0.01% से नीचे रखने की कोशिश की जाती है, पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी के अंदर नाइट्रो कंटेंट बचा रह जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्टोरेज के दौरान, ये नाइट्रोपैराफिन सॉल्वेंट जब आप स्टोर करते हैं, स्टोरेज के दौरान थोड़ा सा स्लाइट येलो टिंच जो है वो इसके अंदर डेवलप हो जाती है। अगर ये ओपन रह जाएगा तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो वाटर के साथ में, मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करके थोड़ा सा येलो जो टिंच है उसको ज्यादा डेवलप कर देता है। सो जितना ज्यादा फ्री नाइट्रो कंटेंट अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग येलो टिंट डेवलप होता है, बट कलर्ड सिस्टम के अंदर जनरली ये नेग्लिजिबल होता है। जब ये ड्राई आउट होगा फिल्म के अंदर, अगर आपने क्लियर सिस्टम के अंदर येलो टिंच का भी सॉल्वेंट डाला है तो जब भी वो ड्राई आउट होगी फिल्म तो कंप्लीटली क्लियर रहेगी, उस येलो टिंट का फिल्म के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसको आजकल जो मॉइस्चर क्योरिंग कोटिंग्स बन रही हैं उसमें भी हम प्री पॉलीमर्स के साथ में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्री पॉलीमर्स हाई पोलर सिस्टम के साथ में रिएक्ट करने के लिए प्रोन होते हैं, तो इसको भी हम मॉइस्चर क्योरिंग कोटिंग के अंदर यूज नहीं किया जा सकता है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। सर ये कंप्लीट हो गया हमारा? हाँ सर। ओके, अभी किसी के कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज करें प्लीज, ताकि हम ये क्वेश्चंस ले सकें। किसी भी तरह की कोई अगर क्वेरी हो तो। चक्रपाणी जी, ओके, श्रीनाथ जी, अभी बाकी अपने आप को थोड़ा म्यूट कर दे, रिक्वेस्ट है आप सबसे प्लीज। हेलो जी बोलिए सर। Sir, what is the price of this, whether it is comparable to MTO or LAS? सर फिर से बताइएगा। प्राइस पूछ रहे सर, इसका जो प्राइस है इसका वो क्या है? MTO के कंपेरेबल है कि LAS के कंपेरेबल? सर देखिए, अगर कॉमर्शियल पार्ट का डिस्कशन करूं तो इसमें जो कॉमर्शियली अवेलेबल ग्रेड जिसे हम निपार एस्टन बोल रहे हैं, निपार एस्टन का प्राइस समहाउ MTO के प्राइस के आसपास ही होता है, पर जैसा कि आप सॉल्वेंट में देखते हैं कि प्राइसेस में वेरिएशन आते रहते हैं। नहीं, तो जनरली कंपेरेबल टू MTO, दैट्स ऑल। LAS और इट इज कंपेरेबल टू MTO। इसका प्राइस जो है वो समवेयर अराउंड 70-80 रुपीस के आसपास होता है। एंड वेदर इट इज compatible to 70% DCO alkyd? Yes, it is compatible with all the resins.
All the resin. CNSL also. Yes, with CNSL also. CNSL. Okay, sir. Okay. श्रीनिवास जी बोलिए सर। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। सब बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है सेशन एंड आई एम वेरी मच फैसिनेटेड विथ योर प्रेजेंटेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच and really much helpful in our businesses. We are very grateful for your presentation, sir. थैंक यू सर। आप ही लोगों से सीखा है, ये पेंट इंडस्ट्री ने 15 सालों में सिखाया है, वही हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप लोगों तक रिफ्रेश कर सके। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, पर कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पास ऑन किया जा सके आप सभी लोग। सर आपसे भी बहुत सारे पुराने लोग भी हैं मगर आज तक कुछ जान नहीं पाए। सो देयर ओनली फ्यू पीपल हु लर्न एज द एक्सपीरियंस ग्रोस एंड यू आर वन टॉप अमंग देम। थैंक यू सर। आप इसके लिए मेरे पीएचडी गाइड को थैंक्स बोल सकते हैं। थैंक यू प्रोफेसर सचिरमन श्रीवास्तव इसके लिए थैंकफुल है, जिन्होंने इस तरीके का जो स्किल है वो मेरे अंदर डेवलप किया। वरना पोस्ट ग्रेजुएशन करने तक हम भी एक मीडियोकर स्टूडेंट थे जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पढ़ते थे, पास होने के लिए एग्जाम दिया करते थे। And sir, we were talking about Nipar S10. Yes sir. So just I forgot to note down the flash point and melting point of the product first. That is my first question. जी। And while taking a resin batch, is it possible to add this product at the letdown condition in the resin system itself? सर देखिए, इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट 36 के अराउंड होता है इसका, शायद 34-36 के अराउंड होता है। ओके। और जो बाकी जैसे आपने सॉल्वेंट देखे थे, जो मैंने आपको एक कंपैरेटिव स्टडी भी इसमें सॉल्वेंट की दिखाई थी, जैसे जो टॉल्वीन या इस तरीके के सॉल्वेंट्स या ब्यूटाइल एसीटेट आप जब यूज करते हैं सिस्टम में, तो आप देखते हैं कि इसका जो निपार एस्टेन का जो फ्लैश पॉइंट है वो एग्जैक्टली 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वेयर एज ब्यूटाइल एसीटेट का 27 होता है। ओके। MEK का 9 होता, -9 डिग्री होता है, और टॉल्वीन का 4.4 होता है, ज़ाइलिन का 25 होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉमनली यूज करने वाले जो सॉल्वेंट है उनसे इसका थोड़ा सा ज्यादा ही होता है फ्लैश पॉइंट। एंड सेकंड चीज, जो सर सॉल्वेंट में हम मेल्टिंग पॉइंट नहीं देखते हैं, सॉल्वेंट में हम फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं। ओके। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -104 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके। सो ये मतलब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली इसके फ्रीज होने के चांसेस नहीं है। सो आप अपने रेजिन सिस्टम के अंदर इसको यूज कर सकते हैं प्रिकॉशंस रखते हुए। जैसे अगर आप ब्यूटाइल एसीटेट जिस कंडीशन में ऐड करते हैं उस कंडीशन से, तो अच्छी कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट भूमिक शाह जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें सर। हाँ सर, from Alpha Paints Ahmedabad. Can we use Nipar S10 in? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से पूछ लीजिए। हेलो सर, क्वेश्चन पूछिए सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। सर, can we use Nipar S10 in stoving paints? Yes, you can use Nipar S10 to up to some quantity in stoving paint as well. What is the percentage? सर नॉर्मल परसेंटेज का जो रेंज है वो 5 to 15% के बीच में होता है। सो आप 5% ब्लेंड करके इसके सॉल्युबिलिटी पैरामीटर के अकॉर्डिंग पूरे सिस्टम को एडजस्ट करिए, क्योंकि उसकी पोलैरिटी थोड़ी सी चेंज होगी पूरे सिस्टम की। तो सबसे पहले 5% ब्लेंड करिए, फिर स्लोली आप इसको ज्यादा कर सकते हैं, 15% 20% तक ले जा सकते हैं। ओके। सर 5% आप आसानी से मिला सकते हैं, 5% तक कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, रंजीत सिंह जी पूछो सर। पास्ट एडिशन सर एक मिनट, रंजीत सिंह जी से ले रहा हूँ। चंद्रशेखर जी एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। रंजीत सिंह जी बोलिए। हाँ जी सॉरी सर, इसमें एक परसेंटेज जो है वाइल इसमें डिस्पर्शन के टाइम
जो हमें हेल्प करे, कितने परसेंट तक हम ऐड कर सकते हैं इसको सॉल्वेंट में, जो हम अगर उसमें लेते हैं वाटर बेस्ड सिस्टम में यूज कर सकते हैं इसको बोल रहे हैं, तो उस टाइम सर, इसको अगर वाटर बेस्ड पेंट्स में भी डाल सकते हैं? नहीं सर, वाटर बेस्ड पेंट में ग्राइंडिंग के टाइम में आप यूज नहीं कर सकते हैं। पोलैरिटी है पर इतना मिसेबिलिटी का जो पैरामीटर है ना वो इसका कम होता है, तो इसलिए वाटर बेस्ड सिस्टम में एज एन एडिटिव यूज कर सकते हैं आप। ओके, बट ये है कि सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स में कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। सॉल्वेंट बेस्ड पेंट में आप 7.5% इजिली आप डाल सकते हैं ग्राइंडिंग। तो इसका जो हम रेजन में लेट डाउन में कह रहे थे, जो जैसे ज़ाइलिन की जगह इसको यूज किया जा सकता है? बिल्कुल सर, यूज कर सकते हैं, ज़ाइलिन की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए, डिस्पर्शन में जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो ये दो चीजें करता है मेनली। पहला तो मॉइस्चर जो पिगमेंट के अंदर है उसको एब्जॉर्ब करके खत्म कर देता है, पहली चीज। अच्छा, दूसरा क्या करता है कि पोलैरिटी होने की वजह से थोड़े से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो वो आपको जो सेटलिंग है ना, सेटलिंग ऑफ जो पिगमेंट है उसमें हेल्प करता है कि वो सेटलिंग नहीं होने देता है। ये सिर्फ सर हेल्प कर रहा है। देखिए, सॉल्वेंट जो है वो हेल्प करेगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी फॉर्मुलेशन में से हटा दें, ये सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस इनहांस करेगा। ठीक है, वी कैन ऐड अप इसको थोड़ा सा इसके। सर आप जैसे सॉल्वेंट कोई भी यूज करते हैं, जैसे ज़ाइलिन, टॉल्विन के साथ में आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ब्यूटाइल एसीटेट डाल के ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो उसमें उसकी जगह पे कुछ पोर्शन अगर आप इसको डालेंगे तो ये आपकी उस सिस्टम को पूरा हेल्प करेगा। जैसे ब्यूटाइल एसीटेट खुद में एक बहुत अच्छा, उसके अंदर सारे पैरामीटर्स बहुत अच्छी तरीके से, जो हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है वो बहुत अच्छा होता है। तो पर अगर आप इसको निपार एस्टेन उसके अंदर मिलाते हैं तो ये थोड़ा सा डिस्पर्शन रेशियो को बढ़ा देता है। ओके, तो ये वहां पर आपके डिस्पर्शन में भी हेल्प करेगा, आपके पिगमेंट की वेटिंग में भी हेल्प करेगा। लेट डाउन स्टेज में डालेंगे तो फिल्म ओपन टाइम को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फ्लो एंड लेवलिंग अच्छा होता है। जब ये इवोपरेट होता है, जहां पे मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके साथ में ये रिएक्ट कर जाता है, एजियोट्रॉफ फॉर्म करता है, तो वो मॉइस्चर आपके सरफेस पे रेजिन या किसी चीज के साथ में बाइंड नहीं होने पाता है, जो हमारा ग्लॉस रिडक्शन जो हमने देखा था अपना डिफेक्ट्स के अंदर, उसके लिए। जी, तो इसका मतलब वुड कोटिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। टॉप तो उसके लिए सर, टॉप के लिए, प्राइमर के लिए, क्लियर सर टॉप के लिए यूज करिए, सीलर्स में यूज करिए, हर जगह अच्छा है सर प्रोडक्ट। ठीक है। और बेसिकली मैं ले लूं सर? अच्छा बोलिए। बेसिकली नॉन एरोमेटिक भी है? यस सर, एल्केन चेन है, नॉन एरोमेटिक चेन है सर। बिल्कुल ठीक है सर, सो काइंड ऑफ। थैंक यू सर, थैंक यू। Chandrasekhar ji, please. Gaurav, one question is, what is dipole moment? What is dipole moment and how it is related with the polarity of solvent system? देखो, डाइपोल मोमेंट से डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। जिस सिस्टम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है उसका सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, या उसको हम हाई पोलर बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करते हो तो डाइपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसके डिफरेंट एंड के ऊपर जो चार्जेस अवेलेबल होते हैं उसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, और वहां पर एक फील्ड इंड्यूस होता है, उस इंड्यूस फील्ड की कैलकुलेशन का एक मेथड है। उस कैलकुलेशन के मेथड से हम डाइपोल मोमेंट का जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। Okay, and how it is related with polarity in solvent system? जैसे मैंने बताया कि डाइपोल मोमेंट का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उससे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कैलकुलेशन होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो वैल्यू, जितनी हाई वैल्यू होगी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो सिस्टम उतना ही ज्यादा पोलर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ पीएस प्रोडक्ट्स, संजीव जी। हेलो, बोलिए सर। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि कैन वी यूज इट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थिनर्स आल्सो? Yes, you can use in manufacturing of thinner as well. And in all kind of coatings, in NC coatings and stoving coatings. Yes sir, आप कहीं भी किसी भी कोटिंग में थिनर के लिए यूज कर सकते हैं। And in how much in quantity, how much percentage we can use in?
सर देखिए, आपको इसके लिए उसके सॉल्वेंट ब्लेंड को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ थिनर्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट इवोपरेटिंग बनाए जाते हैं, कुछ थिनर्स बहुत स्लो इवोपरेटिंग बनाए जाते हैं। तो उसके ही अकॉर्डिंगली इसकी जो परसेंटेज है वो फॉर्मुलेशन के अंदर डाली जाती है, थिनर फॉर्मुलेशन के अंदर। जनरली ये 5% से 15% की रेंज में यूज किया जाता है प्रोडक्ट। सर इसका ड्राइंग टाइम कितना है, ये कितनी जल्दी उड़ता है? सर अगर ब्यूटाइल एसीटेट के अगर ब्यूटाइल जो हमारा जो पैरामीटर होता है चेक करने का, अगर उसमें ब्यूटाइल एसीटेट जो सबसे कॉमन सॉल्वेंट आप लोग सब लोग आसानी से समझ सकते हैं, मतलब जो हम देखते हैं, अगर उसका उसका जो पैरामीटर पे जो वैल्यू होती है वो 100 आता है, तो इसका जब भी उसके कंपैरिजन में एनालिसिस किया गया तो इसकी अराउंड 90 है इवोपरेशन रेट। तो ये ब्यूटाइल सेलोसोल के इक्विवेलेंट है, उससे लेट उड़ता है, लेट इसकी ड्राइंग है। आप सर ब्यूटाइल सेलोसोल की बात कर रहे हैं या ब्यूटाइल एसीटेट की बात कर रहे हैं? आपने ब्यूटाइल एसीटेट बोला, मैं ब्यूटाइल सेलोसोल की बात कर रहा हूँ। सर ब्यूटाइल सेलोसोल से फास्ट होता है, ब्यूटाइल एसीटेट से स्लो होता है। अच्छा, इनके बीच का होता है मतलब? जी। The solvent contains the moisture contents. If you put this product in this, both the moistures and the solvent content mix. They can make it as a you can say blender for this both the moisture and aromatic contents. सर आपका सवाल पूछने का जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं गौरव जी कि जो मॉइस्चर होता है थिनर में या जो बाकी सॉल्वेंट्स होते हैं उनके साथ अगर इसको ब्लेंड किया जाता है तो क्या परफॉर्मेंस रहती है? As if we take a moisture, if we take a water and we mix it in the mixed xylene, both are not soluble in each other. If you put some quantity of this your product, it can mix all the three things or? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही वाटर को और किसी भी सॉल्वेंट के साथ में ब्लेंड कर सकते हैं। उसके अंदर पोलैरिटी का होना बहुत जरूरी है। हर एक चीज का एक प्रोपोर्शन सेट है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसकी मिक्सिंग डिजाइन की जाती है। ये प्रोडक्ट पूरी तरह से वाटर को सिस्टम में ब्लेंड नहीं करेगा। देखिए, वाटर अगर किसी भी सिस्टम में जाएगा तो सर्फेक्टेंट या इमल्सिफायर की हेल्प से ही जा सकता है। ये मॉइस्चर को खत्म करता है या कैसा रहता है? मॉइस्चर को खत्म कर सकता है। ये गौरव जी मॉइस्चर खत्म करता है प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट सर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये 36% वाटर के साथ में एक इसका एजियोट्रॉप का भी कैलकुलेशन होता है, कांस्टेंट होता है। तो उस कांस्टेंट के अंदर हमने ये पाया है कि जो 36% वाटर के तक ये एजियोट्रॉप फॉर्म कर सकता है। वो एक कैलकुलेशन का पैरामीटर होता है पूरी तरह से, कि उसमें बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है। जैसे कि ये पाया गया कि अगर निपार एस्टेन के साथ में अगर आप वाटर ब्लेंड करते हैं तो कितनी ब्लेंडिंग पर वो कितने क्या रेशियो रहता है, जिसकी वजह से जो वाटर का जो इवैपोरेशन रेट है वो घटता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन का कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर एजियोट्रॉप फॉर्मेशन में 36% एजियोट्रॉप फॉर्म हो रहा है तो ये आपका जो इवोपरेशन रेट है वो 90, मतलब जो टेम्परेचर, जो इवोपरेशन रेट का जो टेम्परेचर होगा या जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं वाटर का, वो 91 डिग्री तक घटा देता है। आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन है ये यूनिफॉर्म ड्राइंग के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। कि अभी क्या है कि वाटर को निकलने के लिए जो जितना कम वाटर होगा उतना कम आपका क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता जाएगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारा सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम होता है उसके हम अंदर जो परमिसिबल लिमिट है वो 0.5% के आसपास होती है। जो इसका इवोपरेशन रेट है या जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हम ये मॉइस्चर को अपने साथ लेकर के सिस्टम से बाहर चला जाता है। जो अभी अगर वाटर का जो मॉलिक्यूल, वाटर अपने ही बॉइलिंग पॉइंट पे निकलेगा, अगर उसके संग कोई इस तरीके का एजियोट्रॉप फॉर्मेशन ना होगा तो आप 100 डिग्री पे वो निकलने वाला था। अगर आपने इसके साथ में ब्लेंड किया और उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, तो जब वाटर की क्वांटिटी कम है तो ये अपने ही बॉइलिंग पॉइंट से या अपना जो इवोपरेशन का पॉइंट है उससे शायद थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा ले, पर वो वाटर को साथ में लेके निकल जाए। एक क्वेश्चन ना काफी दिन पहले रणदीप जी ने पूछा था, बटाला से थे शायद, वो भी शायद ग्रुप में है या नहीं है मुझे पता नहीं है। उन्होंने ये पूछा था कि हम जैसे मेथनॉल से थिनर बनाते हैं, मेथनॉल यूज करते हैं थिनर बनाते वक्त और उसमें मॉइस्चर आ जाता है। रणदीप जी हैं यहाँ पे शायद? जी आपका यही क्वेश्चन था ना सर? मेरा यही क्वेश्चन था। और नेक्स्ट ये है कि डॉक्टर साहब ने तब बोला था कि जियोलाइट आप यूज करो, जियोलाइट बेटर है या निपार 10 बेटर है?
सर देखिए, निपार 10 और जियोलाइट दो डिफरेंट केमिस्ट्री पर काम करते हैं। जियोलाइट अपने स्ट्रक्चर के अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो जिस भी सॉल्वेंट के अंदर आप देखिए, जियोलाइट बनाने के पहले, थिनर बनाने के पहले काम करेगा और निपार एस्टन थिनर बनाने के बाद काम करेगा। आप इस डिफरेंस को समझिए। अगर जैसे मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है तो निपार बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। ये एजियोट्रॉप तो फॉर्म करेगा, पर साथ ही साथ में आपके जो इवोपरेशन रेट है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। तो जो अभी पहले जो इवोपरेशन फास्ट हो रहा था मेथनॉल का, वो स्लो हो जाएगा। सेकेंडरी चीज क्या है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है सॉल्वेंट का, वो अगर आप पहले ब्लेंड करने के पहले ही रोक सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके खत्म करा सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है। आप एनहाइड्रस सॉल्वेंट बना रहे हैं जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं अवेलेबल है। अभी अगर उस सॉल्वेंट के अंदर अगर आप निपार जैसा प्रोडक्ट या नाइट्रोपैराफिन जैसा प्रोडक्ट ब्लेंड करते हैं, तो जो फर्दर जो मॉइस्चर आने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। और उस थिनर को जब पेंट के अंदर ब्लेंड करके कोटिंग लगाई जाती है, तो जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो थिनर के साथ में एब्जॉर्ब हो करके वापस फिल्म में आकर के बैठ जाता है, उससे बच सकते हैं। सो ये दोनों दो डिफरेंट रिएक्शन केमिस्ट्री के ऊपर काम करते हैं सर। तो ये पीयू थिनर में बड़ा कामयाब रह सकता है फिर, इसका मतलब? सर पीयू थिनर में, पीयू पेंट फॉर्मुलेशन में, पार्ट ए में आप कहीं भी इसको यूज करिए। इस प्रोडक्ट की कुछ अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। उस स्पेसिफिकेशन देखिए, सबसे पहले तो ये मॉइस्चर स्कैवेंजिंग जो करता है वो बहुत अच्छी करता है। पर यहाँ पर इस चीज को समझना जरूरी है कि कोई भी सॉल्वेंट किसी भी एडिटिव का काम नहीं करता है, ये उस काम में हेल्प करता है। सर जहां तक इसका आने की बात, जी सर बोलिए। गौरव, एक मेलामाइन सिस्टम है जो एसिड क्यूरिंग है, उसमें किस पार्ट में यूज करना है? हार्डनर वाले पार्ट में यूज करना है या दूसरे पार्ट में यूज करना है जहां पीटीएस यूज हो रहा है? सर आप पार्ट ए में इसको इस्तेमाल करिए, पार्ट बी में नहीं। अनुज जोशी जी अपना क्वेश्चन करें सर। अनुज जोशी जी। हेलो। हाँ जी सर, बोलें सर। सर हाउ आर यू, कैसे हैं आप? तो गौरव जी, शायद आपने ऑलरेडी बता ही दिया है। अनुज जोशी बोल रहा हूँ मैं, अनुराधा एंटरप्राइजेस से। मेरा कोई सच टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, पर मैं यही पूछा था, मार्केट में जो ऑलरेडी मॉइस्चर स्कैवेंजर्स चल रहे हैं उसके कंपैरेटिवली हमारा ये प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल है? सर देखिए, मैं इस प्रोडक्ट को आपके मॉइस्चर स्कैवेंजर की परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए सॉल्वेंट में ब्लेंड करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं बार बार क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि जो चल रहे हैं मॉइस्चर स्कैवेंजर, वो आइसोसाइनेट्स में डाल के जो सॉलिड कंटेंट ऑफ द हार्डनर होता है उससे हम लोग शायद सजेस्ट कर रहे हैं। तो यही मेरा क्वेश्चन है पूछने का कि उनसे ये प्रोडक्ट कितना डिफर और कितना सक्सेसफुल है, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है कंपैरेटिवली वो बहुत ज्यादा है और ये जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं ये काफी चीपर है कंपैरेटिवली और परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है इन सबकी। सर जो आप जिन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं उसकी मुझे एग्जैक्टली केमिस्ट्री अभी याद नहीं आ रही है, बट दोज आर वेरी those are used for even those are not used for moisture, इसके वो मॉइस्चर स्कैवेंजिंग के लिए यूज करते हैं हम उसको, पर उससे ज्यादा उनका रोल जो है ना वो आइसोसाइनेट को स्टेबल रखने में होता है, सेल्फ लाइफ बढ़ाने में होता है। शेल्फ लाइफ, यस करेक्ट। यस, वो मॉइस्चर स्कैवेंज करके सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। दोज आर काइंड ऑफ एडिटिव्स जिसका कैलकुलेशन आप करते हैं सॉल्वेंट के अंदर जो मॉइस्चर है उसकी अवेलेबिलिटी पर। अब रही बात ये प्रोडक्ट उसको रिप्लेस कैसे करता है, तो सर मैं बार बार कह रहा हूँ ये किसी एडिटिव को रिप्लेस नहीं करता। ओके, वही मैं बोल रहा था, आपने परफॉर्मेंस को इनहांस करता है। ऑलरेडी आपने बता ही दिया है, तो थैंक यू सो मच सर। राजेंद्र कुमार बिताला जी। सर इसका इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता सर? सर इस प्रोडक्ट का इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है सर, पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सर। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। याद नहीं सर। राजेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार बिताला जी, सर अपना क्वेश्चन पूछे सर। राजेंद्र जी। हेलो। हाँ जी सर, बताएं सर। आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर, बोलिए सर। गुड इवनिंग। अच्छा, मैं गौरव जी एक तो आपको अप्रिशिएट करना चाहता था, योर टोन इज वेरी गुड, देयर इज अ फ्लेयर इन योर स्पीच और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी उड़ मच। जाती है, इट्स वेरी क्लियर, एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर आती है आपकी आवाज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरा दो सवाल थे मेरे।
एक तो मैं पूछ रहा था ये जो अपना ये जो निपार एस्टन आप बोल रहे हो, So kindly introduce yourself first, sir. राजेंद्र बेताला साहब फ्रॉम बेताला एसोसिएट्स बैंगलोर। Okay. हम लोग वाटर बेस्ड इपॉक्सीज और सभी बनाते हैं, वाटर प्रूफिंग का भी बनाते हैं। Okay, sir. Go ahead, sir. Go ahead. बेताला एसोसिएट्स। Thank you. Go ahead, sir. अच्छा, तो एक तो कल आपने इसका भी पूछा था साहब, वो अपना सोडियम हाइपोक्लोराइड का भी, उसकी भी बात करता हूँ बाद में। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछ रहा था, ये जो निपारेस्ट है ना, हाउ डू यू कंपेयर इट विद C10 सॉल्वेंट? सर C10 सॉल्वेंट के साथ में मैंने अभी तक कोई कंपैरिजन स्टडी नहीं करी है। हाँ, कॉमनली अवेलेबल प्रॉपर्टी सॉल्वेंट के सेम साथ है, इसके लिए मैं पूछ रहा था। एंड C10 इज लाइक मोर कंपैटिबल मेरे हिसाब से। तो हाउ डू यू कंपेयर इट? सर जो कंपैटिबिलिटी है, जब तक मैं स्टडी नहीं करूंगा तब तक मैं उसके ऊपर कोई रिमार्क नहीं दे सकता हूँ। हाँ, कंपैरेटिव स्टडी करके मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा चीजों को। ओके सर, ओके। अच्छा, सेकंड थिंग मैं पूछ रहा था, अभी जो जिसमें अपन वाटर बेस बनाते हैं, वाटर ये एनामल में वाटर बेस वगैरह ऐड करते हैं, जी उसमें इसका एडिशन करेंगे तो हाउ फार, व्हाट क्वांटिटी एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट? सर देखिए, मेरा अच्छा क्वेश्चन है गौरव जी, मैं बिल्कुल इसमें ऐड ऑन थोड़ा सा करना चाहूंगा, क्योंकि पीछे हम लोगों ने एक सेशन लिया था जिसके अंदर आपको याद होगा पानी का हम लोगों का जो एनिमल के अंदर डिसॉल्व करने का था, उसके ऊपर बातचीत चल रही थी। क्या ये पानी जो डिसॉल्व होता है एनिमल के अंदर, और जैसा आपने बताया कि पानी को अपने साथ लेके उड़ जाता है, उसका एवेपोरेशन थोड़ा बढ़ा देता है, जल्दी पानी को अपने साथ ले लेता है, तो ये क्या एनिमल में सहायता करेगा? सर बिल्कुल, पर आपको इसको सॉल्वेंट पार्ट में पहले ऐड ऑन करना पड़ेगा। फिर मतलब ये जब आप पानी मिलाते हैं उसके बाद नहीं ऐड ऑन करना है इसको। जब भी आप अपने सॉल्वेंट MTO के साथ में ब्लेंड करके और आप अपना जब भी पार्ट ए बना लेते हैं, मतलब पार्ट जो बना लेते हैं, जो आप पेंट बना लेते हैं, पेंट में फिर बाद में इमल्सिफायर या कोई इस तरीके का एजेंट डाल करके आप वाटर एडिशन करते हैं, तो उस टाइम पर आपको उस टाइम के पहले आपको ये ब्लेंड कर देना होगा लेट डाउन स्टेज में। ओके, तो इसकी स्टरर स्पीड सर हाई स्पीड में चलेगा इसको या स्लो में चलाना चाहिए इसको? सर ये किसी भी स्पीड में मिक्स हो जाएगा सर। नहीं, जैसे इसमें बॉइलिंग पॉइंट इसका अगर हाई या लो का पता ना हो, तो ये ऐसा ना हो ना कि हीट हो रहा हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। सर जो लेट डाउन स्टेज होती है उसमें नॉर्मली, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, सॉल्युबिलिटी अच्छी करता है, तो आप उससे जो इसको लेट डाउन स्टेज में अगर आप मिलाएंगे तो भी काम करेगा, और ग्राइंडिंग स्टेज में मिलाएंगे तो भी काम करेगा। ओके राजेंद्र जी, पूछिए सर अपना अगला क्वेश्चन। मेरा शायद जो मैंने पूछा सर वही आपका क्वेश्चन था राजेंद्र जी। नहीं, वन मोर थिंग मैं पूछा, कैन वी यूज इन व्हाइट्स आल्सो, बिकॉज़ इट शुड हैव नॉन येलोइंग प्रॉपर्टीज ना व्हाइट में यूजुअली। सर निपार एस्टेन फिल्म के अंदर बिल्कुल भी नहीं बचता है, तो ये येलोइंग करने का चांस नहीं रह जाता है। ओके, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी राजेंद्र जी है कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, ओके। शुभम जी। हेलो। हाँ जी शुभम जी। सर है ना, वाटर बेस्ड पेंट्स में इसको यूज करने के क्या आपने हालांकि बताया था, तो शायद मैं थोड़ा कम समझ पाया। वॉइस क्लियर नहीं है शुभम जी आपकी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, वॉइस क्लियर है नहीं अभी, बताए बोले। सर वाटर बेस्ड पेंट्स में इसका क्या यूज हो सकता है, ये एक बार थोड़ा सा मेरे को समझना। सर वाटर बेस्ड पेंट में जब जो मेटेलिक गैसियस, जब आप मेटेलिक पिगमेंट्स यूज करते हैं तो वहां पर गैस का फॉर्मेशन होता है, उसको रोकने के लिए आप इसको एज एन एडिटिव थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं सिस्टम में 0.1-0.2%, इससे ज्यादा ऐड ऑन नहीं कर सकते, और वाटर बेस्ड सिस्टम में ये बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है सर, क्योंकि ये तो दूसरा सारा मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके शायद सर रिएक्ट करके मॉलिक्यूल ही बनाता है, ऐसा नहीं है यूजफुल नहीं हो जाएगा सिस्टम में इतना सारा जो। हाँ सर, हाँ, तो मतलब जैसे अपना जो टारगेट है वो तो ये है कि वाटर के साथ जो गैसिंग हो रहा है मेटेलिक पिगमेंट्स का वो रुके जी। और ये तो सिस्टम में पहले ही वाटर, जब पूरा वाटर ही है सिस्टम में, तो ये तो पानी के साथ रिएक्ट करके पहले ही अपना अनयूजफुल नहीं हो जाएगा प्रोडक्ट। सर देखिए, रिएक्टिविटी के अपने पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही वो रिएक्ट करते हैं सिस्टम से, इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको डेटा में भी शो किया कि इसको पहले जो वाटर बेस्ड सिस्टम के अंदर जो हमने यूज किया था वो 2-ब्यूटॉक्सी इथेनॉल करके प्रोडक्ट था, उसको यूज करते हुए हमने उसके अंदर निपार एस्टेन को क्वांटिटी में मिलाया था। उसके बाद फिर मेटेलिक पिगमेंट डाला गया, और मेटेलिक पिगमेंट डालने के बाद वाटर का एडिशन किया गया। तो जब भी आप किसी भी इस तरीके के पोलर सॉल्वेंट के अंदर इस प्रोडक्ट को ऐड ऑन कर देते हैं, और फिर जब आप उसको उसके अंदर मेटल डालते हैं, तो मेटल डालने की वजह से एक स्लाइट कोटिंग सी आ जाती है सिस्टम के ऊपर, तो फिर ये
सारे के सारे उसको तो नहीं रोक सकता है वाटर के संग इंटरेक्ट करने के लिए, बट फिर भी जो रिएक्शन है उसको स्लो कर देता है। मुझे लगता है शुभम जी ऐसी जगह पर थे जहाँ पे वो अपनी वीडियो ऑन नहीं कर सकते थे और इको भी हो रहा था। तो ऐसी जगह कौन सी होती है आप सबको पता है शायद। कोई बात नहीं शुभम जी, वी कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बीके नौटियाल जी से। बीके नौटियाल जी प्लीज क्वेश्चन पूछे सर। वैसे ही जो आवाज इको होती है ना, इससे पता लग जाता है कि इंसान कौन सी जगह पर है। बीके नौटियाल जी। सर माइक को अनम्यूट कर लीजिए। बीके नौटियाल जी बोलिए सर। उनका माइक म्यूटेड है सर। मैंने अनम्यूट करने की कोशिश की बट हो नहीं रहा है। हो गया सर। हेलो। बोलिए बोलिए बीके नौटियाल जी बोलिए सर। हेलो। हेलो सर। हेलो हेलो, हाउ आर यू सर? हेलो। बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। नौटियाल सर आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए आप। चलो जब तक नौटियाल जी का नेटवर्क जुड़ता है हम क्वेश्चन ले लेते हैं मोदी जी से। सुजीत मोदी जी। हेलो जी मोदी जी बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन था ये, जैसे कि मैंने चेक कर रहा था कि नेपार एस्टन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी एमटीओ या ज़ाइलिन से ज्यादा है। तो जैसे कि अगर मैं एलकेड मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं अपने में अगर नेपार एस्टन डालता हूँ, मैं केजी में बेचता हूँ, बट जो पेंट वाला है वो तो लीटर में बेचता है, तो उसके वॉल्यूम में फिर वो कम नहीं हो जाएगा जिसकी उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा सर देखिए, ये सारे पैरामीटर्स तो सिस्टम के साथ में रहेंगे ही। ये तो मॉलिक्यूल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐड ऑन कर रहा है, तो आप इस चीज के साथ में एडजस्ट करना चाहिए। आपको एडजस्टमेंट इजीली अवेलेबल है, आप एडजस्ट कर लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी प्रोडक्ट की सर कोई चेंज तो कर नहीं सकता है। वो तो जो है सर वो है सामने। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था, जैसे सर आपने बोला कि आइसोसाइनाइड के लिए ये फेवरेबल नहीं है, तो जैसे मैंने अगर अपने एल्किड में निपार एस्टेन डाला और मैंने जिस पेंट प्रोवाइडर को प्रोवाइड किया उसने मतलब जैसे हमने चेन स्टॉप में डाला और वो उसका पीयू पेंट बनाने के लिए आइसोसाइनाइड यूज करता है, तो क्या उससे कोई डिफरेंस आएगा कि वो स्टिल मतलब मेरे एल्किड में डालने से उससे फर्क नहीं आएगा? वो भले आप जब भी एल्किड में डाल के देंगे तो जो भी लोग आइसोसाइनेट यूज करते हैं ना, वो 2 कंपोनेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एल्किड से वो पार्ट ए बनाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको, क्योंकि पार्ट ए के अंदर आइसोसाइनेट थोड़ी डाला हुआ है उसने। वो तो पार्ट ए अलग से बना करके पार्ट ए अलग देता है, पार्ट बी अलग मार्केट को देता है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दोनों चीजों को मिक्स किया जाता है। मतलब उस टाइम मिक्स करने के टाइम पे कोई इशू नहीं आएगा ना? मैं वही नहीं सर, कोई इशू नहीं आने वाला। और ये तो सर स्टोरेज स्टेबिलिटी के लिए बोला गया है। इवन आप आइसोसाइनेट में भी डाल सकते हैं। मेरी कुछ स्टडी है आइसोसाइनेट के ऊपर भी, आप डाल सकते हैं, पर वो B2B केस है। मतलब आपने आज अभी बनाया पेंट और आपको कल उसको एप्लीकेशन करवा लेना है, तो आप आइसोसाइनेट में डाल के दे दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कहीं पर अगर स्टोरेज का इशू है, कहीं पे कोई चीज स्टोर की जा रही है लॉन्गर टाइम, तो स्टोरेज स्टेबिलिटी की जहां पे बात की जाती है, अगर वहां पर थोड़ा सा भी स्लाइट चांसेस है तो हमारी तरफ से उस चीज को करने का सजेशन नहीं आएगा आपको। ओके। और सर ऑलरेडी जो आपने आंसर कर दिया कि इसमें मतलब येलोइंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? सर निपार एस्टेन में सर देखिए, बहुत सारे सॉल्वेंट आप ऐसे यूज करते हैं जिनके अंदर स्लाइट येलो टिंच होता है, पर जब आप उसकी फिल्म लगाते हैं तो उस फिल्म के ऊपर किसी भी तरीके का, क्योंकि फिल्म में से सॉल्वेंट पूरा निकल जाता है, तो जो फाइनल फिल्म मिलेगी उसमें कहीं कोई कलर आने का चांस, ये सर कोई डाई, इसके अंदर कोई डाई डाल के नहीं आ रही है। ये तो एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्शन की वजह से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा येलो टिंच ले लेता है। कई बार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है, एक पैरामीटर सेट होता है कि इतने परसेंट से इतने परसेंट के बीच में नाइट्रो कंटेंट होगा तो बैच पास है। तो अगर उस नाइट्रो कंटेंट की वैल्यू कभी हायर साइड में है, अगर नाइट्रो कंटेंट की वैल्यू थोड़ी हायर साइड में है तो कलर थोड़ा सा येलो टिंच लिए हुए होगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। यही था मेरा क्वेश्चन। नौटियाल जी पूछिए सर, आपका नेटवर्क अब आ गया शायद। बीके नौटियाल जी पूछिए अपना क्वेश्चन। नौटियाल जी। हाँ जी सर। सर अपना क्वेश्चन तो पूछो। नौटियाल जी बार बार मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, आवाज भी नहीं आती, दिखाई भी नहीं देते। बोलिए सर। चलिए उससे पहले नौटियाल जी बोले आप ऑरा पेंट्स
और पेंट से क्वेश्चन ले लेते हैं। और पेंट। हेलो। यस सर, बोलिए सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। गौरव जी, ये मैं पूछ रहा था, इसको वाटर सोल्यूबल में ब्यूटाइल सेलोसोल का जो यूज करते हैं हम, उसमें जो एक्सटीरियर पेंट या दूसरे पेंट में होता है लो पीवीसी में, उसमें इसका कुछ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं सर, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन वाटर बेस्ड सिस्टम में मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैंने अभी वाटर बेस्ड सिस्टम में मेटेलिक पिगमेंट का सिस्टम छोड़ के बाकी किसी में इसको ट्राई नहीं किया है। अच्छा, तो जब तक मैं ट्राई नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ब्यूटाइल सेलोसोल और इसमें दोनों में क्या मेजर डिफरेंस रहता है? सर दोनों की केमिस्ट्री अलग है सर, सॉल्वेंट की केमिस्ट्री अलग है सर। अच्छा ठीक है सर ये सॉल्वेंट हर अपने ग्रुप के अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री में अलग अलग पैरामीटर्स के साथ में यूज किए जाते हैं। वो सेलोसॉल केमिस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट है, ये नाइट्रो केमिस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट है। हो सकता है कि आपको फिजिकल पैरामीटर सुनने में ऐसे लग रहे हो जिसकी वजह से कि ये इस सॉल्वेंट की जगह पे रिप्लेस करके हम उसको डाल सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो रिप्लेसमेंट हो पाए क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। सो एक बार अगर मैं ट्राई करूंगा और वो सक्सेसफुल रहेगा तो मैं सजेशन जरूर दूंगा। जब तक मेरा सजेशन सिर्फ आपको एज एन एडिटिव ही है वाटर बेस्ड सिस्टम के अंदर कि आप उसे गैसियस मतलब मेटेलिक सिस्टम के अंदर गैसियस सेपरेशन रोकने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जी हरि प्रताप जी, आपका क्वेश्चन लेने से पहले मैं नीलेश दवे जी हैं, उनका क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुकिए जरा। नीलेश दवे जी। नीलेश दवे जी। सर ये PU2 पैक में पॉट लाइफ में कुछ इफेक्ट करेगा ये? नहीं सर, PU2 पैक में पॉट लाइफ में इफेक्ट नहीं करेगा। ये PU2 के सिस्टम की फिल्म ओपन टाइम को बढ़ाएगा। पॉट लाइफ में इसका कोई इफेक्ट नहीं है सर। ये आपने बोला ना फ्री OH ग्रुप है अंदर, तो वो कुछ नहीं सर, पॉट लाइफ नहीं बढ़ा। OH ग्रुप नहीं है सर, ऑक्सीजन है सिर्फ जो अपना इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकती है। ओके, थैंक्स। हरि प्रताप जी बताइए सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैं हरि प्रताप सिंह बोल रहा हूँ नार इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे टर्म से ही स्टार्टिंग है, जैसे NC थिनर, उसमें क्या ऐसा है क्या क्वांटिटी या कुछ हिसाब से ज्यादा है क्या NC नाइट्रो सेलुलोज थिनर जो यूज होता है? सर देखिए, किसी भी थिनर के अंदर आप इसको एक जनरल मेरा रिकमेंडेशन है 5 to 15% के अंदर ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा, वैसे टर्म्स के अकॉर्डिंग मेरा ये था कि उसमें NC थिनर बोलते हैं, नाइट्रो सेलुलोज थिनर इस हिसाब से बोलते हैं ना, ये चीज। सर हेलो, NC थिनर हो, PU थिनर हो, इपॉक्सी का थिनर हो या कोई भी आप फास्ट इवोपरेटिंग स्लो इवोपरेटिंग कोई भी थिनर है, उसके अंदर आप इसको 5% से 15% तक ब्लेंड कर सकते हैं। जब वो थिनर आपके पेंट में मिलाया जाएगा तो उसका NC के साथ में किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं होना है। ये एज अ सॉल्वेंट काम करेगा, फिल्म ओपन टाइम को बढ़ाएगा। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे अवेलेबल रेजिन सिस्टम के साथ में कॉम्पिटेबल होता है। ओके सर। और सर मेरा एक क्वेश्चन होता है सर, ये जैसे जो मेरा ये मर्जिंग थिनर है वो कैसे वर्क करता है, ये बताएंगे क्या सर? क्या चीज सर, फिर से पूछिएगा। मर्जिंग थिनर, जैसे एक टचअप पेंट करते हैं, उसके बाद एक लेयर को दूसरे लेयर को मर्ज करने के लिए मर्जिंग थिनर यूज करते हैं, उसका कुछ बता सकते हैं क्या? सर वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। जो लोग थिनर बनाते हैं, हाँ वो नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ ना, कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है ना, नो अदर प्रॉपर्टी। सर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में तो मैं क्या बता सकता हूँ आपको, वो एक्चुअली एक केमिस्ट्री है जिसकी वजह से एक थिनर की जो फिल्म है, मतलब वो जब थिनर आप उसके ऊपर लगाते हैं तो दूसरी फिल्म की स्टिकिंग को वो इजी करता है। दैट्स ऑल, यही इसका वो है। बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आपको मैन्युफैक्चरर से ही बात करनी चाहिए सर इसके ऊपर। ओके सर। आ रहा हूँ सर, चमक पेंट से आ रहा हूँ सर, एक मिनट आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अमोल खारत जी का, प्रोमो फ्लो से। Hello. जी अमोल जी बोलिए। Yes, good afternoon, sir. Good afternoon. Can we use this as a solvent in solvent-based machine colorant? Definitely, you can use that. कोई इशू नहीं है सर। Okay, sir. Thanks. आइए सर, चमक पेंट से बोलिए सर।
यस सर, अभी गौरव जी ने बताया था कि इसको टूके सिस्टम में एपॉक्सी पीयू में यूज कर सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है सर, बताएं सर। अभी गौरव जी आपने बताया था सर जी कि एपॉक्सी और पीयू में इसको यूज कर सकते हैं, और एपॉक्सी में एमाइन में यूज करना है, और उसको पीयू में टूके सिस्टम में उसको बेस में यूज करना है, हार्डनर में नहीं। तो अभी ये मॉइस्चर जब होता है, इसको हम जब भी उसको पार्टी को देते हैं मटेरियल, तो वहाँ एक बात बताते हैं उनको, जब वेदर रेनी सीजन हो या मॉइस्चर ज्यादा हो हवा में, तब अप्लाई मत कीजिए ज्यादा। तो हाँ क्या जी। ये यूज करने से कुछ इसका इम्प्रूवमेंट आएगी सर उसके अंदर? कभी कभी मॉइस्चर की वजह से ग्लॉस भी चला जाता है सर। हाँ सर, ये इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देगा, क्योंकि ये मॉइस्चर जी का जी एक सर। फिल्म के ऊपर एक बैरियर कोटिंग जैसा काम करता है। जब ये सॉल्वेंट इवापोरेट होता है ना, तो जी जी सर। सरफेस के ऊपर एक बैरियर जैसा बन जाता है कि जी अभी जो सर। एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर है वो जी इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा जी सर। फिल्म के रेजिन सिस्टम के साथ में। या जो एक्चुअली क्या होता है, जब आप 2K सिस्टम कोई भी लगाते हैं ना, तो जो उसमें आइसोसाइनेट या जी एमाइन पार्ट होता है वो प्रोन टू मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर के संग रिएक्शन के लिए प्रोन होता है, और वो एक सॉल्ट फॉर्म करता जी है। तो उसकी वजह से आपकी जी सर। ग्लॉस खत्म हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये ये वहां तक पहुंचने नहीं देता है, पहले ही कर लेगा रिएक्शन उसके साथ में। तो अभी मॉइस्चर नीचे नहीं पहुंचेगा, तो पहले से अच्छी हो जाएगी। ये पूरी तरह से बचाव नहीं है उसका, पर अगर कहीं पे जी थोड़ा बहुत इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है तो वो करेगा। और उससे बचना जी है सर। तो फिर आपको मॉइस्चर स्कैवेंजर की पूरी केमिस्ट्री आती है, और वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपको अपने सिस्टम के अंदर डालने पड़ेंगे। जी सर। और इसके अंदर सर हम उसको एमाइन में यूज कर रहे हैं, हार्डनर में, एपॉक्सी में। तो परसेंटेज आप अगर रिप्लेस करते हैं जाइलिन के अगेंस्ट में या एनबीए के अगेंस्ट में, दोनों के, तो कितने परसेंट तक मैं उसको रिप्लेस कर दूं सर ये सॉल्वेंट जो आप एपॉक्सी? सॉल्वेंट के कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, तो ये 5 to 15% कहीं भी रिप्लेस किया जा यस। सकता है। कुछ एक केसेस में, कुछ ओके एक इंडस्ट्रीज में इसको 100% रिप्लेसमेंट के जैसा भी इस्तेमाल किया गया है। स्पेशली जो ओके सर। प्रिंटिंग इंक इंडस्ट्री है, वो इसको कई बार 100% रिप्लेसमेंट के जैसा भी यूज करती है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। मंजीत जी आपको आ रहा हूँ, उससे पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ निमिष मोतीपारा जी का। निमिष जी। हाँ जी सर जी, नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर वेरी गुड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। Sir, my question is that have you? Sir, can you introduce yourself first, please? Sir, this is Nimish Motipara from Muralo Chemicals and Paints, Mumbai. Okay. Okay, Doctor Saab, have you done this as you have done a lot of research with this product? Have you done for aerosol system, sir? Can you guide me in that? सर एरोसॉल सिस्टम्स के अंदर जो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं वो प्रोन टू होते हैं फास्ट इवोपरेटिंग के लिए। पर अगर आपको एरोसॉल सिस्टम की जो फिल्म बनती है, अगर उसकी आपको फ्लो अच्छा करना है, तो आप इस प्रोडक्ट को आप अपनी सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन में एडजस्ट कर सकते हैं। एंड एडजस्टमेंट जो है वो आप 5% से स्टार्ट करिए। 5% पहले रिप्लेस करके एग्जिस्टिंग सॉल्वेंट को आप देखिए, और रिजल्ट्स अगर इंकरेजिंग रहते हैं तो मेरा सजेशन है 7.5% तक एरोसॉल सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं। Okay, it will help me in leveling and flow properties. Yes, definitely. अच्छा, मैं एक चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सबके लिए। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अगर आप उनके थ्रू पेंट विजन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैट में आप अपने नंबर्स भेज सकते हैं। जिन लोगों ने भेज दिए उनको हम लोग काफी हद तक ऐड कर चुके हैं। अगर कोई हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो वो पेंट विजन के साथ जुड़ सकते हैं अपने इस चैट रूम के अंदर अपने नंबर्स भेजकर। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं मंजीत जी का। मंजीत जी बोलिए सर, एचडी कलर से। सर नमस्कार। ये मेरा क्वेश्चन ये था कि इसका फ्लैश पॉइंट क्या होता है? एक्चुअली किसी ने पूछा भी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मल्टी पॉइंट। तो बेसिकली जब हम जाइलिन से कंपेयर करते हैं, जाइलिन का जो फ्लैश पॉइंट होता है काफी हाई होता है इससे। तो जाइलिन की जगह मंजीत जी, गौरव जी ने वो बताया था कि अभी वो थोड़ा सा याद नहीं है, इसको डेफिनेटली वो रीचेक करके ग्रुप में डाल देंगे वैसे। हाँ, नहीं मेरा क्वेश्चन उससे थोड़ा अलग है। जैसे कि इसका तकरीबन 30-32 डिग्री के लगभग होता होगा इसका, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्लैश पॉइंट जिसको बोलते हैं, सॉरी। तो सर फ्लैश पॉइंट जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है निपार का, जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, और वेयर एज जाइलिन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
करेक्ट। तो यदि जैसे कि आप जाइलिन को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, यदि आपके इसमें पानी है, ठीक है, तो यदि कोई जाइलिन को रिप्लेस करेगा तो फास्ट ड्राइंग पेंट बनाएगा, करेक्ट। सर किसमें पानी है? निपार में पानी नहीं आता है सर। मॉइस्चर कंटेंट तो है ही उसमें। सर मॉइस्चर कंटेंट इसमें है, मत समझा नहीं मैं आपकी बात को। ये उल्टा समझिए लगता है, ये सोच रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी पानी होता है। ऐसा नहीं है, पानी को मारता है मंजीत जी। ये पानी जितना भी आपके प्रोडक्ट में होता है उसको काफी हद तक ये मॉइस्चर को कंट्रोल में करता है प्रोडक्ट के अंदर। देन ये जो मॉइस्चर या पानी की बात करें, उसका जो ड्राइंग टाइम होता है उसको सुधारता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। मैं ठीक हूँ गौरव जी? हाँ सर, निपार एस्टेन में वाटर कंटेंट जो है वो जिस तरीके का बाकी सॉल्वेंट्स के अंदर एक मॉइस्चर कंटेंट रहता ही है, उसी तरीके से निपार एस्टेन के अंदर भी होता है। लेकिन वाटर ऐड होकर के नहीं आता है इसके अंदर। इसका जो वाटर कंटेंट है वो 0.05 के आसपास डिटेक्ट किया जाता है। तो जैसे कि मान ली इसको हम जैसे कि पेंट में मतलब थिनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसको नहीं ले सकते हैं। सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सक्सेसफुली यूज किया जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो इवन एडवांटेज है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पिगमेंट की सरफेस पे मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि वेटिंग डिस्पर्सिंग एडिटिव का परफॉर्मेंस इनहांस हो जाता है, कलर एक्सेप्टेंस वैल्यू बढ़ जाती है, कलर डेवलपमेंट होता है। इसका एक और एडवांटेज है कि जब मॉइस्चर जो है वो पिगमेंट के बीच में से खत्म होता है तो डिस्पर्शन बहुत अच्छा होता है, डिस्पर्शन टाइम रिड्यूस होता है। सो आप इसको ग्राइंडिंग में यूज करेंगे तो आपको डिस्पर्शन टाइम में रिडक्शन मिलेगा, पर जो यूजेस हैं वो लिमिटेड हैं। आप 5 to 7.5% ही इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं अपने सॉल्वेंट का ग्राइंडिंग के दौरान। ठीक है। दूसरा चीज ये पूछा है, लॉन्ग टाइम में जैसे आप इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज किए, लॉन्ग टाइम में इसे मैन्युफैक्चर करके रखा हुआ प्रोडक्ट पैक किया हुआ जी, क्या कोई इफेक्ट पड़ता है सॉल्वेंट और इसके कंपैरिजन में? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका। जैसे नॉर्मली क्या है कि ये प्रोडक्ट इस बात पे डिपेंड करता है, जैसे आपने जो जाइलिन या टॉलुइन के अंदर ग्राइंड किया है तो उनका डिस्पर्शन रेशियो बहुत अच्छा होता है। वो प्रोडक्ट वो सॉल्वेंट्स डिस्पर्शन के लिए जाने जाते हैं, पर साथ ही साथ में इस बात का हमको ध्यान रखना है कि अगर किसी पिगमेंट का डिस्पर्शन बहुत अच्छा हो जाता है तो उसके अंदर सेटलिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर आप किसी पिगमेंट को बहुत ज्यादा डिस्पर्स कर देते हैं या डिस्पर्शन रेशियो बहुत अच्छा है तो वहां पे सेटलिंग का इशू आ जाता है। सो सेटलिंग का इशू इसलिए आता है क्योंकि इन सॉल्वेंट्स के अंदर किसी भी तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी नहीं होती है। आप जितने भी एंटी सेटलिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं वो किसी न किसी तरीके का वीक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिससे कि एक अंदर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, वीक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से पिगमेंट अपनी जगह पर होल्ड रहता है। सो ये प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा सिस्टम को पोलर साइड में ले जाते हैं और अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, तो ये एंटी सेटलिंग में हेल्प करता है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सेटलिंग जब आप स्टोरेज में रख देंगे तो जो सेटलिंग आप देखेंगे वो सेटलिंग नॉर्मल सॉल्वेंट्स के केस में ज्यादा होगी और इसको यूज करने पे सॉल्वेंट के केस में कम होगा। अच्छा, इसका डेंसिटी कितना होता है सर? 1 होता है सर, 1.003 के आसपास देखा गया है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.99 के आसपास देखी गई। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सो मच। यस, मैंने आपको मंजीत जी इसीलिए सबसे लास्ट में रखा था कि मुझे पता है आपके पास क्वेश्चंस के भंडार होते हैं। क्या करें सर, नया नया। नहीं, हमारे लिए अच्छा है सर, ये हमारे लिए अच्छा है। मैंने इसलिए सबके क्वेश्चन जब हो गए तो तब मैंने आपका नंबर लगाया था, मुझे 4-5 क्वेश्चन आपका तैयार हो गए बढ़िया बढ़िया वाले। शुभम जी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, वो चैट में लिखा भी उन्होंने, क्या है सर बताएं सर, अब तो बाहर भी आ गए आप। सर थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है जी, बताएं। सर वॉइस का शायद प्रॉब्लम आएगा, नेटवर्क कम है। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, बताएं सर, क्वेश्चन बताएं। आ रही है, ओके सर। ना एल्किड पेंट्स में जैसे अगर मैंने 20% वाटर एडिशन किया है एल्किड एनामल में, तो जो ब्लिस्टरिंग का दिक्कत आता है, तो वो सर ने बताया उससे फायदा होगा, पर कोई कैलकुलेशन है कि इतना परसेंट, जैसे 20% वाटर एडिशन किया है तो इतना परसेंट आप इसको डालें तो मतलब ये बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट एडिशन है, या इसको किस तरह से कर सकते हैं मैनेज कि बेस्ट रिजल्ट? सर ये बहुत स्पेसिफिक डेटा है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता था, ये किसी का बाई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आए हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है।
ये एज अ सॉल्वेंट मार्केट में बहुत ज्यादा यूज नहीं, मतलब बहुत पहले नहीं आया है कि इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल हो। स्टडीज चल रही हैं, जैसे जैसी इंफॉर्मेशन आएगी वैसे वैसे हम आपको देते जाएंगे। पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाटर के साथ एजियोट्रॉप फॉर्म करता है, तो डेफिनेटली ब्लिस्टरिंग सॉल्व होगी। एंड मेरा सजेशन ये है कि आप 5 to 15% के बीच में कहीं पर ऐड करिए इस प्रोडक्ट को। स्टार्टिंग 5% से करिए और चेक करिए, क्योंकि ब्लिस्टरिंग बहुत सब्जेक्टिव इशू है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। सो पहले तो वो टेम्परेचर जनरेट करना होगा, फिर ही हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके तो सर एक मतलब फॉलोअप क्वेश्चन ये होता है कि इसका जैसे अपसाइड तो ये है कि ये ब्लिस्टरिंग रोकने में हेल्प करेगा, डाउन साइड ये है कि शायद ये विस्कोसिटी भी ज्यादा कट करेगा एमटीओ से, क्योंकि ज्यादा पोलर है। सर डेफिनेटली विस्कोसिटी कट डाउन होगी, डेफिनेटली। इसीलिए इसका जो बैलेंस देखना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए जो है वो 5% सॉल्वेंट का रिप्लेसमेंट करने को कह रहे हैं, ताकि बहुत ज्यादा पोलैरिटी डिस्टर्ब ना होने पाए आपके सिस्टम की। और वैसे भी सर जब आप वाटर एडिशन करते हैं ना सर, जब आप वाटर एडिशन करते हैं ना, तो विस्कोसिटी पिकअप होता है। और वो अनस्टेबल होता है, कुछ टाइम के बाद ही वो स्टेबल होता है। तो ये उसमें भी आपको एक मॉडरेट विस्कोसिटी देने में हेल्प करेगा। सो फॉर नाउ सर, अगर कहीं ब्लिस्टरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा ट्रायल ऐसे करके देखिए कि 5% इसको डाल के देखिए कि कितना फायदा मिलता है ब्लिस्टरिंग में। ऐसे ही बिल्कुल सर, ये हिट एंड ट्रायल ही है। मतलब ये डेफिनेटली आपके डिस्पर्शन के उस केस में हेल्प करेगा, पिगमेंट वेटिंग में हेल्प करेगा, विस्कोसिटी रिडक्शन मतलब विस्कोसिटी रोकने में काम करेगा, क्योंकि कई बार वाटर एडिशन के केस में हम सरफेक्टेंट ज्यादा हो जाता तो विस्कोसिटी काफी पिक कर जाती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी चीजों में आपको सपोर्ट करेगा, बहुत सी चीज में हेल्प करेगा। बट मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहला ट्रायल 5% पे ले। 5% पे ट्रायल लेने से आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सर एक आपके प्रेजेंटेशन में आपने बताया था 36% वाटर के साथ एजियोट्रोप बनाता है, मेरे शायद कुछ सुनने में भूल रही हो, ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या एसेंस क्या है इस बात का? सर देखिए, एजियोट्रॉप का एक कैलकुलेशन किया जाता है। एजियोट्रॉप एक कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसा माना जाता है कि एजियोट्रॉप, देखिए ये केमिस्ट्री का टर्म है कि एजियोट्रॉप हम उस सिस्टम को बोलते हैं जिसको कि डिस्टिलेशन के मेथड से, सिंपल डिस्टिलेशन के मेथड से हम उस मिक्सर को अलग ना कर पाए। सो 30% के साथ में वाटर होने का मतलब ये है कि ये सॉल्वेंट जो है वो एजियोट्रॉप के जब फॉर्मेशन किया गया तो 36% वाटर कंटेंट के साथ में देखा गया कि जो वाटर का इवोपरेशन रेट 100 था, वो 36% निपार के साथ में 91 हो गया। सो इसका मतलब ये है कि अगर उसके अंदर इतने परसेंट ये अगर एडिशन किया जाता है, कॉम्बिनेशन बनाया गया, ब्लेंड बनाया गया, तो उसका टेम्परेचर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था उससे 91 आ गया। सो अभी तो 9 डिग्री पहले पानी निकल जाएगा ना सिस्टम में से। सो अगर 9 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट में रिडक्शन है तो इवोपरेशन रेट में ऑटोमेटिकली रिडक्शन होता है। ठीक है, थैंक यू। कुलदीप वर्मा जी, कुलदीप जी प्लीज अपना क्वेश्चन करें सर। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया। कुलदीप वर्मा, साई कंसल्टेंसी से। सर आप परिचय के मोहताज थोड़े ही हो। हाँ, अब तो वैसे भी नहीं। अच्छा, एक्चुअली हमारी तो ये है कि कुछ भी मिले तो उसको पाउडर कोटिंग में यूज करने की कोशिश करते हैं हम सर। हालांकि आपने जो चीज बताई आज ये लिक्विड पेंट के लिए है जी, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम पाउडर कोटिंग में मशीन को क्लीनिंग के लिए एमिके यूज करते हैं, जो कि इपॉक्सी के लिए ट्रू सॉल्वेंट होता है जी, तो क्या हम इपॉक्सी की जगह इसको यूज कर सकते हैं या कुछ ब्लेंड करके? सर ब्लेंड करके यूज कर सकते हैं आप, डेफिनेटली ब्लेंड करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि एमिके का फ्लैश पॉइंट -, डिग्रीज में होता है और इसका फ्लैश पॉइंट काफी अच्छा है। और दूसरा क्या है, इपॉक्सी की भी ये सॉल्युबिलिटी इपॉक्सी की भी होती है इसके अंदर, पर हमने ये देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर जैसे इपॉक्सी रेजिन को डाइल्यूट करके रख देते हैं तो कई बार थोड़ा सा विस्कोसिटी पिकअप का इशू रहता है, पर क्लीनिंग के केस में तो ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। हाँ सर, क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, आप इसको एमिके के संग ब्लेंड करके यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली हमने अपने कैरियर में ये देखा है कि कई बार जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं मशीनों को जी, और कॉटन के कपड़े से, मतलब जो सेंसिटिव ना हो, अगर प्योर कॉटन होता है, थोड़ा भी अगर लड़के रफ
कस कर रब कर देते हैं ना तो स्पार्क होता है जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग, जी उसमें कई बार फायर हो जाता है। जी तो एक तो मेरा ये था कि उसे ब्लेंड कर सकते हैं, और दूसरा ये था कि कॉस्ट बेनिफिट हमें मिलेगा इसमें एमईके से। सर अब एग्जैक्टली जो है वो प्राइस का तो मुझे आइडिया नहीं है। 75 रुपीज के आसपास होगा सर, इसके ही आसपास इसका भी प्राइस होता है। अच्छा, ऑलमोस्ट बराबर है। हाँ। लेकिन वो फ्लैश पॉइंट मुझे अभी वैसे सर मैं एक बात आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मुझे अभी वैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना वो एमईके का याद नहीं है, पर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप एक बार कंपैरिजन कर लीजिएगा, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो ये प्रोडक्ट है इसका 23 होता है जी। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर एमईके का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इससे कम है तो इसको ब्लेंड करने से वो जो आपका स्टैटिक चार्ज है उसमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है आपको। ओके, ठीक है। अच्छा, तो एक बार डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो चेक कर लीजिएगा, इससे ज्यादा है तो ही आप इसको ब्लेंड करेंगे, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक वैल्यू पोलैरिटी की होती है जी, है ना। तो जो पोलर सिस्टम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए प्रोन होते हैं जी। तो अब इसको जैसे हम ब्लेंड करेंगे, मान लीजिए 50-50 हमने ब्लेंड किया है, तो क्या कटिंग पावर कम तो नहीं हो जाएगी सॉल्वेंट की? नहीं सर, कटिंग पावर कम नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी पैरामीटर बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? हाँ सर, ये एक नोटियाल साहब का आपने क्वेश्चन मुझे भेजा है। जी जी जी, उसका आंसर दे दीजिए सर प्लीज। नोटियाल साहब का जो क्वेश्चन है कि वी हैव यूज्ड इन इपॉक्सी जिंक रिच प्राइमर बट इट्स अवेलेबिलिटी इज प्रॉब्लम। सो अगर प्रोडक्ट की अगर आप बात करें तो प्रोडक्ट बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप नाइट्रो एल्किन या नाइट्रो पैराफिन की बात कर रहे हैं तो बहुत इजीली अवेलेबल है। सो उसमें अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। बट इपॉक्सी जिंक रिच प्राइमर के साथ में एक ही केस है सर, आप जिंक रिच प्राइमर के अंदर किसी भी प्रोडक्ट अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो एक बार प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को आपको चेक करना पड़ेगा। इपॉक्सी पार्ट ए में स्टेबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन सर बैलेंस रह गया हो तो चलिए। ओके, आज का जो टॉपिक था वो नाइट्रो सॉल्वेंट्स के ऊपर था। हमारे गौरव जी ने बड़ी एक्सपर्ट एडवाइस और बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके हम सबको बताया है। मैं सबको एक बार वही हमारी रीति रिवाज के अनुसार सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और एक बार अप्लॉज बनता है गौरव जी के लिए। गौरव जी की एक बहुत अच्छी बात है, जब अप्लॉज की बारी आती है तो खुद अपने लिए भी अप्लॉज करते हैं, तो मुझे अच्छी बात है। आप लोगों के लिए अप्लॉज करता हूं। थैंक यू सर। नहीं सर, आपने जो किया है या आप जो बता रहे हो वो बहुत जबरदस्त है सर, और हमें जो नॉलेज आपने दी है ग्रेट। थैंक यू सो मच गौरव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे अंदर जाता मैं उन्हें नीचे जो ही नहीं गौरव। चलिए गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। तो आज की रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर के बाद आप सबको अवेलेबल होगी हमारे YouTube चैनल पर। आप अगर हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप ज्वाइनिंग आवर जूम मीटिंग्स। और मैं आपको सबको बता दूं कि जूम का जो अभी तक टेंशन्स थी लोगों के दिमाग में, वो अभी जब मैंने आज जूम को ऑन किया है तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे एक बटन आ गया है एनक्रिप्शन का और लॉक का। तो वो एनक्रिप्शन अभी जूम ने दे दिया है। तो ये जो समस्या थी हम लोगों के बीच में कि ये प्रॉब्लम आ रही है जूम को इस्तेमाल करने से, तो वो भी दूर हो गई है। नाउ इन माय ओपिनियन जूम इज सेफर देन अदर एप्स। तो चलिए आज आप सबसे विदा लेते हैं, कल दोबारा मिलने का वादा करते हैं। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ, कई लोगों के सवाल थे कि सर लॉकडाउन के बाद का या जो ये मोदी जी ने 20 अप्रैल के बाद जो हम लोगों को सहूलतें दी हैं वो क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कुछ एरियाज के अंदर सहूलतें दी गई हैं जिसमें पेंट इंडस्ट्री इन्वॉल्व है कि नहीं अभी इसके लिए क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। सेकेंड थिंग, दिल्ली के अंदर कोई भी इस तरह की हम लोगों को सहूलत नहीं है। और अगर आप अपनी इंडस्ट्री को चालू करते हैं, अगर आपको सहूलत मिल जाती है तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने
उसमें सबसे पहले आपके पास सैनिटेशन टनल होनी चाहिए कि जो भी आपके फैक्ट्री में आए जाए वो टनल से होके निकले। आपके पास थर्मोमीटर कम से कम 2 होने चाहिए। उसके बाद आपके जितने भी लेबर है उसका 50% लेबर आपका सिर्फ काम करेगी। आपको ये मेंशन करना होगा कि आपके पास कितनी लेबर है और उसका 50% लेबर ही आपके फैक्ट्री में काम कर सकती है। उनका रहने का, खाने पीने का इंतजाम आपको वहीं पर करना है। कोई भी बाहर आएगा जाएगा नहीं, जिसका आने जाने का सिस्टम वो आपको बनाकर रखना है। और उसके बाद में उनको डेली आपने चेक करना है, डेली उनको सैनिटाइज करना है, उनके हाथों में ग्लव्स चाहिए, उनके पास मास्क चाहिए। इस तरह की सभी रिक्वायरमेंट्स के बाद ही आप अपनी फैक्ट्री को चला सकते हैं, आप अपने यूनिट को ओपन कर सकते हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जितने भी नॉर्म्स हैं वो आपको सबको पूरे करने हैं, अदरवाइज कार्रवाई गवर्नमेंट करेगी अगर आप ये नॉर्म्स को पूरे नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आपसे राय और एक पर्सनल, एक फ्रेंड के नाते, एक भाई के नाते ये राय रहेगी कि अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आपके कुछ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा पेंडिंग है, तभी आप अपनी फैक्ट्रीज को ओपन करें। जहां तक मुझे लगता है कि अभी कोई भी ऐसी शॉप्स या कुछ भी ऐसा रिटेल मार्केट तो नहीं खुल रही है, तो मैन्युफैक्चरर्स को इतनी जरूरत शायद नहीं है अपने प्रोडक्ट को बनाकर बेचने की। तो मेरी आपसे ये राय है कि जितना हो सके अपने घर पे रहें, सेफ रहें, अपने आप को बचाकर रखें, बिकॉज ये अभी लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है और हम अपने घर में रहकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू। आप मनीष जी गौरव, हमारी फेटर्निटी में बहुत सारे लोग जो है ना वो पीयू हार्डनर के को कैसे यूज करें, उसकी सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न रहते हैं कि हाउ टू यूज दैट, प्रोडक्ट हैंडलिंग, बेसिकली प्रोडक्ट हैंडलिंग एंड सेफ्टी मेजरमेंट्स, ये स्पेशली जो आइसोसाइनेट हार्डनर्स होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक है। अगर आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, जो राय ले लीजिएगा लोगों की, अगर वो इसके ऊपर प्रोडक्ट हैंडलिंग एंड सेफ्टी के ऊपर ट्रेनिंग आइसोसाइनेट के केस में करना चाहते हैं तो फिर वो अवेलेबल है और वो मैं दे सकता हूँ। वेरी गुड सर। तो ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है सर, क्योंकि प्रोडक्ट हैंडलिंग कई लोगों को नहीं होती पता, और उनकी जो लेबर है उनके लिए तो बहुत सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है। तो इस पे जरूर वर्कआउट करते हैं। बट इट इज रिलेटेड विद आइसोसाइनेट ओनली, सो ये भी साथ में क्लियर है कि आइसोसाइनेट के ऊपर है। मैं सारे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट हैंडलिंग और सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर नहीं बात कर पाऊंगा, पर आइसोसाइनेट की स्टडीज अवेलेबल हैं। आइसोसाइनेट के ऊपर कैसे प्रिकॉशन लेना है, कैसे प्रोडक्ट को अपना परफॉर्मेंस बढ़ा के रखनी है, कैसे स्टोर करना है, इन सब की इंफॉर्मेशन है। और वो एक बहुत बड़ा इशू है पीयू कम्युनिटी के लिए, जो लोग पीयू पेंट बनाते हैं। जी जी। तो अगर उसके ऊपर आप एक बार डिस्कशन करके बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल मैं इसमें सर आपके साथ अभी वापस आता हूँ, आपसे बात करता हूँ। तो चलिए अभी मैं साइन ऑफ करने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हम लोगों के साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया। एंड कीप वॉचिंग, कीप ज्वाइनिंग पेन विजन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।